Yes, sir. आप आवाज येतोय ना माझा? Yes, sir. You're audible. You can share your screen and start the sessions. राइट. बकेट. राजेंद्र सर थोड़ा म्यूट कराल. ओके, कल हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूजिंग एमएस एक्सेल ये हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, और कल हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का जो पहला पार्ट होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, उसमें से कुछ फंक्शंस हमने देखे थे कि एमएस एक्सेल यूज करके स्टैटिस्टिकल मेजर्स जो होते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ सिमेट्री, ये कंप्यूट कैसे करते हैं वो देखा था. और कल इंपॉर्टेंटली हमने डेटा एनालिसिस टूल पैक जो एमएस एक्सेल का एड इन फीचर है वो इंस्टॉल करके उसको यूज कैसे करते हैं और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशंस कैसे करते हैं, ये कल देखा था. एंड नाउ टुडे वी आर टेकिंग द डिस्कशंस फर्दर, एंड टुडे विल बी फोकसिंग मोर ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग पार्ट, एंड विल ट्राई टू यूज कमिंग फ्यू टेस्ट. 1.5 घंटा है हमारे पास, तो देखते 4-5 टेस्ट अगर कवर हो सकती है तो मेरी कोशिश रहेगी. और कल जो हमारा अप्रोच था कि पहले थ्योरी समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे, तो आज भी सेम बिल्कुल फॉलो करेंगे. हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी क्या, ये समझने की कोशिश करेंगे. कुछ टेस्ट के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, एक फ्रेमवर्क में आपको समझा देता हूँ. जैसे कल हमने ये समझ लिया था कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, इसमें दो बास्केट्स आती हैं. एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में अभी हमको मालूम है कि इसमें जनरली हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, यानी ग्राफ्स. और दूसरा होता है कंप्यूटेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेजर्स. और स्टैटिस्टिकल मेजर्स कंप्यूट करते वक्त हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज यानी मीन, मोड, मीडियन, ये कंप्यूट करते हैं. उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें हम बात करते हैं मिनिमम वैल्यू इन डेटा सेट, मैक्सिमम वैल्यू रेंज हम लोग बात करते हैं, क्वार्टाइल्स की बात होती है, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर, इन सब चीज़ों की बात होती है मेजर्स ऑफ डेविएशन में. और तीसरा होता है मेजर्स ऑफ सिमेट्री, जिसमें हम जनरली बात करते हैं मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस और कर्टसीज की. और यहाँ पे बात होती है अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स, जो लगभग एक 15 से 20 ग्राफ्स हम लोग तैयार कर सकते हैं एमएस एक्सेल में. अभी दूसरी जो बास्केट है इसको कहा जाता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, और इसमें दो चीजें आती हैं, या दो बास्केट्स आप कह सकते हो. पहली बास्केट होती है एस्टिमेशन की. एस्टिमेशन ऑफ सीआई यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये क्या है मैं समझा रहा हूँ. और दूसरी बास्केट होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की. कल हमने यहाँ पे फोकस किया था, ये जो पार्ट है इसके ऊपर. अभी आज हम लोग इस पर्टिकुलर बास्केट्स में थोड़े से कुछ टेस्ट है वो देखने की कोशिश करेंगे. थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा पार्ट है, पर जितना बन सकता है 1.5 घंटे में उतना करने की जरूर कोशिश रहेगी. तो एक मेंटल फ्रेमवर्क हमारा बिल्कुल तैयार है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का. आगे यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा सा इन्फरेंशियल एनालिसिस या फिर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं. आपके स्क्रीन पे जो पिक्चर देख रहा है ये मैं जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. कल जैसे मैं बता भी रहा था कि हमारे पास रिसर्च करने के दो तरीके होते हैं. एक होते हैं सर्वे प्रोजेक्ट्स, और दूसरे होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन. सर्वे में हम लोग हमारा टारगेट पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करते हैं कि सर्वे किसका करना है. फिर हम हमारा सर्वे फॉर्म तैयार करते हैं, और सर्वे फॉर्म हम लोग हमारे टारगेट पॉपुलेशन पे एडमिनिस्टर करते हैं. और उसके बाद फिर हम डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा को प्रोसेस करके एनालिसिस करते हैं.
और एक्सपेरिमेंटेशन दो तरीके से हो सकता है, एक लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और दूसरे होते हैं फील्ड बेस्ड। और एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो मोस्टली अगर लाइफ साइंसेस की बात होती है तो ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, इनको हम सब्जेक्ट्स या फिर पेशेंट्स कह सकते हैं। दूसरा हम एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं, या फिर हम प्लांट्स के एक्सपेरिमेंटेशन की बात करते हैं। और बहुत बार इसमें हम लोगों को सैंपल्स का स्टडी करना होता है। तो आप जैसे अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ इसको। देखिए, ये हमारा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस रहा होगा कि सपोज हम लोगों को ये 50 केजी का गेहूं का सैक परचेस करना है। ये 50 केजी है। इसमें ये परचेस करने से पहले हम लोग जनरली चेक करते हैं कि ये गेहूं की क्वालिटी क्या है। और ये गेहूं की क्वालिटी चेक करने के लिए हम ये एक एक गेहूं जो है इसमें एक एक दाना चेक नहीं करते हैं। हम लोग जस्ट एक 1 हैंडफुल ऑफ मास, एक मुट्ठी जो गेहूं है, हम उसको एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। और इसकी क्वालिटी अगर ये लगभग 50 ग्राम के आसपास होगा। अभी ये 50 ग्राम की क्वालिटी हम चेक करते हैं कि कैसी है, और 50 ग्राम की क्वालिटी इन्वेस्टिगेट करके हम इन्फर करते हैं कि ये 50 केजी का क्वालिटी क्या है। इन शॉर्ट 50 केजी जो है इसको हम टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं, और 50 ग्राम जो है इसको हम कहते हैं सैंपल। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि 50 केजी गेहूं की क्वालिटी कैसी है। और ये 50 केजी के बारे में इन्फ्रेंस निकालने के लिए हम इसमें से एक सैंपल ले रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ ये सैंपल का कर रहे हैं। और इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट से हम यहाँ पे जनरलाइज कर रहे हैं कि अगर 50 ग्राम अच्छा है तो हम कह रहे हैं कि 50 केजी भी अच्छा है। तो ये प्रोसेस को स्टैटिस्टिक्स में इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, जिसको जनरलाइजेशन भी कहते हैं। जनरलाइजेशन या इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया एक आम आदमी की भाषा में, कि सैंपल का स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में इन्फरेंसेस ड्रॉ करने की जो प्रोसेस है उनको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। यानी क्या, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का बेस है सैंपल का डेटा। इफ सपोज हम लोगों को नागपुर में एक सर्वे करना है और रिसर्च क्वेश्चन है, इफ सपोज हमारा व्हाट इज द मंथली मोबाइल रिचार्ज बिल ऑफ हाउसवाइफ्स इन नागपुर। इस सवाल का जवाब ढूंढना है। अभी नागपुर की टोटल पॉपुलेशन जहां तक मेरा नॉलेज है 2011 के अनुसार ये लगभग 24 लाख के आसपास नागपुर सिटी की पॉपुलेशन की। और अभी 2022 में ये लगभग 30 लाख के आसपास है, ऐसा एस्टिमेटेड एक फिगर है। पर हमारा टारगेट पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पे हमारा टारगेट पॉपुलेशन है हाउसवाइफ्स। और वेरिएबल क्या है हमारा, मंथली मोबाइल रिचार्ज बिल। ये है हमारा वेरिएबल V1, और ये है हमारी टारगेट पॉपुलेशन। ओके, अभी इसमें 30 लाख में हाउसवाइफ्स कितनी होगी, तो अंदाजे से अगर 5 लाख कंसिडर करें तो हमको एक्चुअली ये बताना है कि नागपुर में 5 लाख हाउस वाइफ जो है इनका मंथली मोबाइल रिचार्ज बिल कितना आता है। तो क्या हम ये पूरे 5 लाख हाउस वाइफ्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको जाके क्वेश्चन पूछेंगे? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम इसको कहते हैं सेंसस सर्वे। पर जनरली हम इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर सेंसस सर्वे नहीं करते हैं, हम लोग जनरली सैंपल सर्वे करते हैं। यानी क्या, कुछ साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो करके हम एक सैंपल साइज जो है वो फिक्स करेंगे। और वो मैं इफ सपोज बोल रहा हूँ कि मेरा सैंपल साइज है 384 का, और मैंने क्वेश्चनर बना लिया है, और वो क्वेश्चनर मैं नागपुर में जो हाउस वाइफ्स है उन पे सर्कुलेट कर रहा हूँ। 384 हाउस वाइफ से मैंने डेटा ले लिया। अभी मेरे पास डेटा ऐसा आ रहा है, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर, और इस तरफ है मंथली मोबाइल बिल। यहाँ पे 1 2 3 अप टू 384, और यहाँ पे जो भी मंथली मोबाइल बिल है
349, 119, 324, लाइक जो भी है फिगर्स। अभी इसका एवरेज निकाल लेंगे हम लोग एक्स बार, और ये आ रहा है सपोज 279 हाइपोथेटिकली। ये जो मंथली मोबाइल बिल आया है जिसको हम कहते हैं सैंपल का मीन एक्स बार, ये मंथली मोबाइल बिल किसका है? तो ये 384 का। पर हम क्या कह रहे हैं कि सैंपल का मंथली मोबाइल बिल इतना आ रहा है, यानी 5 लाख हाउस वाइफ का मंथली मोबाइल बिल भी 279 रुपीज है। और इसको स्टैटिस्टिक्स के सेंस में हम कहते हैं जनरलाइजेशन, एक्सट्रापोलेशन या फिर इन्फरेंसेस निकालना। और जब हम इस तरीके से रिसर्च कंडक्ट करने की प्रोसेस करते हैं कि जहां पे सैंपल का स्टडी हो रहा है पर फाइंडिंग जो है वो टारगेट पॉपुलेशन पे हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं या एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर प्रक्रिया को हम कहते हैं कि हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू डिराइव inferences about target population by referring to or by investigating sample data. This is what we do in inferential statistics. Inferential statistics में ठीक है, अभी जो मैंने आपको दिखाया वही पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है। ये हमारी टारगेट पॉपुलेशन जो हम हाउसवाइफ के सेंस में बोल रहे थे 5 लाख। 5 लाख में से कुछ स्टैंडर्डाइज साइंटिफिक प्रोसीजर, सैम्पलिंग की प्रोसीजर्स फॉलो करके हमने ये सैंपल्स आइडेंटिफाई किए हैं और उनको यहाँ लिया है हमारे सैंपल में। और ये सैंपल साइज है हमारा 384 का। हमने डेटा इनका कलेक्ट किया और इसका मीन निकाला एक्स बार, और ये आया 279। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये सैंपल का मीन जो है यही पॉपुलेशन का मीन है। ओके, जब हम इस प्रकार से जनरलाइजेशन कर रहे हैं और फाइंडिंग्स को एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं टारगेट पॉपुलेशन पे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकालना। अभी इस पे दो टर्मिनोलॉजीज है, एक होता है सैंपल स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है पॉपुलेशन पैरामीटर। यहाँ पे हमने जो एक्स बार निकाला है 279, स्टैटिस्टिक्स में इसको सैंपल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। ये तो हो गया सैंपल का मीन, पर हम बोल रहे कि सैंपल का मीन ही पॉपुलेशन का मीन है, पर देयर इज वेरी पॉसिबिलिटी कि पॉपुलेशन का मीन अलग से हो कुछ, और पॉपुलेशन के मीन को म्यू लेटर से डिनोट करता है। यानी क्या, सैंपल के मीन को एक्स बार से और पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि सैंपल का मीन अगर 279 है तो पॉपुलेशन का मीन कुछ और हो सकता है। अगर सही में 5 लाख लोगों का सर्वे किया आपने तो जरूरी नहीं कि ये मीन 279 ही आए। तो पॉपुलेशन का मीन जो है इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर। और आपने शायद हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो मेथड्स देखी होगी, एक होती है पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरी होती है नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट कब यूज करते हैं, जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते वक्त पैरामीटर्स का उपयोग करते हैं। और पैरामीटर यानी क्या, पैरामीटर जो है ये पॉपुलेशन से संबंधित होता है, और स्टैटिस्टिक्स में मीन, परसेंटेज और स्टैंडर्ड डेविएशन, इनको कहा गया है पैरामीटर्स। जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते वक्त इनका उपयोग करते हो तो जो टेस्ट हम अप्लाई करते हैं उनको पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। पर जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हो पर ना ही मीन यूज कर रहे हो, ना ही परसेंटेज यूज कर रहे हो और ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर रहे हो, पर फिर भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप परफॉर्म कर रहे हो, उनको हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। और थोड़ा आगे जाएंगे तो मैं और थोड़े डिफरेंसेस आपको बता देता हूँ। आज कैसे पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में फर्क क्या होता है। यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट में हम पैरामीटर्स यूज करते हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोपोर्शन यानी परसेंटेजेस। पर यहाँ पे हम पैरामीटर्स यूज नहीं करते हैं। इसमें कल मैं बात भी कर रहा था कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी बेल शेप कर्व आ रहा है, तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। पर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आ रहा है, तो उस वक्त जो टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं वो होती है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट।
तीसरा, पैरामेट्रिक टेस्ट जनरली लार्ज सैंपल पे अप्लाई होती है। लार्ज का मतलब है एनीथिंग अबाउट 30 इज कंसिडर्ड एज लार्जर सैंपल साइज, और यहाँ पे स्मॉल सैंपल साइज है लेस देन 30 का अगर आपका सैंपल साइज है तो जनरली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की जाती है। यहाँ पे डेटा जो है वो मीट्रिक डेटा होता है। मीट्रिक मीन्स न्यूमरिक। आपके पास जब नंबर में डेटा होता है उस वक्त हम पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं, पर जहां पे हमारे पास नॉन न्यूमरिक डेटा या नॉन मेट्रिक डेटा, जिसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल डेटा, अगर आपके पास है तो फिर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं पैरामेट्रिक के, तो टी टेस्ट हो गई, जेड टेस्ट हो गई, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एनोवा, इन सब टेस्ट को पैरामेट्रिक टेस्ट कहा जाता है। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पॉपुलर टेस्ट जो है नॉन पैरामेट्रिक वो है काई स्क्वायर टेस्ट। उसके साथ साथ साइन टेस्ट या फिर विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है, मैन विट्नी यू टेस्ट है, आपके कुस्कल वैलिस टेस्ट है। ये कुछ एग्जांपल्स है आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के। पर आज के सेशन में मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ पैरामेट्रिक टेस्ट जो बहुत ज्यादा पॉपुलरली यूज की जाती है, जिसमें मैं आपको सेट टेस्ट करके दिखा दूंगा। एक टी टेस्ट भी करके देखते हैं, दो प्रकार के टी टेस्ट करेंगे हम लोग। और टाइम रहा तो फिर एनोवा में करके दिखा देता हूं आपको। वन वे एनोवा ये भी पैरामेट्रिक टेस्ट है, कोरिलेशन रिग्रेशन। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, देखते कहाँ तक पहुंच सकते हैं हम लोग, पर मैं कुछ आपको पैरामेट्रिक टेस्ट सभी करके दिखा देता हूँ। पर ये मालूम होना जरूरी था आपको कि ये टी टेस्ट जेड टेस्ट कर क्या रहे हैं हम लोग। इनको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, और इसमें दो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। ये चर्चा हो चुकी है, चलें आगे बढ़ते हैं। अभी जब हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में दो चीजें आती हैं। पहला पार्ट होता है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, और दूसरा पार्ट होता है एस्टिमेशन ऑफ सीआई का। तो पहले मैं ये समझा देता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे हार्डली 5 मिनट लगेंगे, और एक्सेल में ये कर सकते हैं हम लोग आसानी से, बिल्कुल डेटा एनालिसिस टूल पे। तो मैं आपको 5 मिनट में ये समझा देता हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, और उसके बाद बात करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। उसमें फिर एक 3-4 टेस्ट हम लोग करने की कोशिश करेंगे। पहले ये कर लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो यहाँ पे एस्टिमेशन किसका करते हैं, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग को ही हम कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ये क्या है थोड़ी देर बाद समझा रहा हूँ। बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल की, ये क्या है। ओके, अभी जो एग्जांपल कंसिडर कर रहे थे वही एग्जांपल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारा रिसर्च क्वेश्चन था, व्हाट इज द मंथली मोबाइल बिल ऑफ हाउसवाइफ्स इन नागपुर। इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं लोग। अभी वही हमने सैंपल साइज लिया, सॉरी टारगेट पॉपुलेशन का साइज है लगभग 5 लाख। इसमें से मैंने सैंपल लिया 384 का, और मेरे पास अभी डेटा आया है इस प्रकार से, रेस्पॉन्डेंट नंबर 123 और 280, और यहाँ पे है हमारा मंथली मोबाइल बिल 349, 149, 169 वगैरह वगैरह, और यहाँ पे 219 रुपये। इसका एज यूजुअल निकाल लेंगे मीन, जिसको कहते हैं एक्स बार, और ये आ रहा है सब हाइपोथेटिकली 279। ठीक है, ये जो एक्स बार आया है ये 384 का है। अभी अगर एक्स बार 384 सैंपल का मीन अगर 279 है तो फिर 5 लाख का कितना है, ये जानने के लिए हम लोगों को एस्टिमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल करना होता है। अभी आपने जो सैंपल का मीन निकाला है ये, इसको कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट का मतलब क्या हो गया, आपने टारगेट पॉपुलेशन में से ही सैंपल लिया और वो सैंपल का डेटा कलेक्ट करके उसका मीन निकाला, तो वो मीन एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है कि 5 लाख का भी मीन इतना शायद हो सकता है 279, विद टॉलरेंस ऑफ एरर, जो भी 3% या 5% आपने एरर ली है, विद दैट पर्टिकुलर एरर वी कैन से दैट आवर पॉइंट एस्टिमेट इज 279। पॉइंट एस्टिमेट का मतलब है अंदाजे से हम बता रहे हैं कि 5 लाख का मीन 279 हो सकता है।
अभी बात करते हैं वो जो एरर का टॉलरेंस बोल रहे थे हम लोग, वो एरर का टॉलरेंस लेके अभी हम निकालेंगे एक इंटरवल जिसको कहते हैं CI, कॉन्फिडेंस इंटरवल। और ये इंटरवल का मतलब होता है, यहाँ आपका मीन है एक्स बार जो आपने निकाला है 279। अभी 5 लाख हाउसवाइफ का मीन कहाँ हो सकता है, ये नंबर यूज करके हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 384 का मीन तो 279 है, पर 5 लाख का मीन ये दो नंबर के बीच में कहीं हो सकता है, जिनको कहा जाता है LCL UCL। LCL का लॉन्ग फॉर्म है लोअर क्रिटिकल लिमिट और UCL का मतलब है अपर क्रिटिकल लिमिट। ये दो नंबर्स हम लोग कंप्यूट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CI का। CI इज योर पॉइंट एस्टिमेट एक्स बार प्लस माइनस कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब है मार्जिन ऑफ एरर। सो विद टॉलरेंस ऑफ एरर हम बोल रहे हैं कि एक्स बार में एक एरर का टॉलरेंस हम माइनस कर लेंगे तो LCL मिल जाएगी, और एक्स बार में अगर हम टॉलरेंस ऐड कर देते हैं तो हमको UCL मिल जाएगा। और फिर ये दो नंबर मिलने के बाद हम बोलेंगे कि सैंपल का मीन तो इतना है, पर पॉपुलेशन का मीन ये दो नंबर के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। अगर हम इसी सर्वे को रिपीट करते हैं और मैं एक फिर से 400 का नया सैंपल लेता हूँ, तो ये 400 के सैंपल का मीन इनको छोड़ के 384 को छोड़ के मैंने फिर से 5 लाख में से और एक सैंपल लिया, यानी क्या, स्टडी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो फिर मेरा मीन कहाँ आ सकता है, वो आपको ये दो नंबर के बीच में कहीं मिलेगा। ये 400 का फिर से आप अगर डेटा फ्रेश डेटा कलेक्ट करते हो, इसका मीन अगर आप निकालोगे तो ये मीन यहाँ आने का चांस ज्यादा है, 95% चांसेस होते हैं। 95% कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग उसे बोलते हैं ना। तो अभी मैं आपको एक्सेल में ये UCL और LCL कैसे कंप्यूट करते हैं वो बता देता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, मेरे पास ये एक डेटा है एक्स वेरिएबल का। ओके, अभी मुझे निकालना है लोअर क्रिटिकल लिमिट और अपर क्रिटिकल लिमिट। अभी इसके लिए मैं डेटा एनालिसिस टूल पैक रन कर लूंगा। लेट मी चेक। बार थोड़ा सा ओके, मुझे स्टॉप शेयर करके ही करना होगा। लेट मी चेक। ओके, इट इज हियर। ओके, डेटा एनालिसिस दिख रहा है आपको। मैं डेटा एनालिसिस टूल पैक ओपन कर रहा हूँ और यहाँ हम फिर से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन रन करेंगे। ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ पे ये इनपुट मांग रहा है, तो ये मेरा एक्स वेरिएबल है, वही मंथली मोबाइल बिल की अगर बात हो रही है। ओके, ये ले लिया हमने। लेबल्स इन फर्स्ट फ्लो। आउटपुट ले लेते हैं सपोज यहाँ आउटपुट ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे समरी स्टैटिस्टिक्स चाहिए हमको, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्फिडेंस लेवल फॉर मीन। यहाँ से हमको CI मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ हमने कॉन्फिडेंस लेवल कितना लिया, 95। जनरली 95% पे ही काम करता है। इसको चेंज करना है, 99 करना है आपको, यहाँ से कर सकते हैं आप। एडिटेबल फॉर्मेट में है, ये पर करने की जरूरत नहीं। जनरली 95% पे काम किया जाता है, जो डिफॉल्ट सेटिंग है। यहाँ से आप ओके प्रेस कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे हमको फिगर्स मिल गए हैं। इसमें हम लोगों को दो तीन फिगर्स लगेंगे। एक लगेगा मीन, जो है हमारा पॉइंट एस्टिमेट। ये मीन मिल गया हम लोगों को। और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे कॉन्फिडेंस। ये दो फिगर्स हमको चाहिए। आपको अगर लोअर क्रिटिकल लिमिट LCL निकालनी है, फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको। LCL का फॉर्मूला होता है आपका मीन सैंपल का मीन, मीन माइनस कॉन्फिडेंस। ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। एक्स बार माइनस कॉन्फिडेंस और अपर क्रिटिकल लिमिट का एक्स बार प्लस कॉन्फिडेंस।
ठीक है, अभी एलसीएल निकाल लेते हैं। व्हाट इज एलसीएल? एलसीएल इज मीन दिस वन माइनस कॉन्फिडेंस, ये है 54.02 जो एक्सेल ने हमको कैलकुलेट करके दिया है। और यूसीएल देख लेते हैं। यूसीएल का फॉर्मूला है आपका एक्स बार प्लस कॉन्फिडेंस, ये दैट्स इट। इसको 2 डेसिमल्स तक कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, अभी ये हमने क्या निकाला है, यहां से आप देखेंगे ये बीच में होता है हमारा मीन, जो आ रहा है मीन कितना है 455, और ये है एलसीएल और ये है यूसीएल। एलसीएल कितना आ रहा है 400.98 और यूसीएल कितना आ रहा है 509.02। अभी इसका मतलब क्या हो गया, हमारा सैंपल साइज कितना है, यहाँ पे काउंट है 32, हमने सिर्फ 32 लोगों का सर्वे किया, तो हमारा मीन 455 आ रहा है। और टारगेट पॉपुलेशन सपोज 5 लाख है, तो फिर 5 लाख के लिए मीन जो है 400.98 और 509.02 इसके बीच में आएगा। यानी आपका ये प्रोजेक्ट अगर आप 100 बार रिपीट करते हैं, 100 टाइम्स अगर आप रिपीट करेंगे, तो 95 टाइम्स, 100 में से 95 टाइम्स आपका जो मीन है पॉपुलेशन का 5 लाख का, वो 400.98 और 509.02 के बीच में, ये दो फिगर्स के बीच में आएगा। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर कॉन्फिडेंस इंटरवल। और इंफॉर्मेशनल स्टैटिस्टिक्स में हम ये करते हैं एस्टिमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी जाएंगे सेकंड पार्ट में, जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। समझने की कोशिश करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी क्या और क्यों करते हैं। हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों करते हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मेरा रिसर्च क्वेश्चन है, ये बता देता हूँ। मेरा एक रिसर्च क्वेश्चन है, whether male employees ने आप चल रहा है। ओके, ये थोड़ा सा एग्जांपल समझने की कोशिश करिए, मालूम नहीं क्या हो गया इसको। मैं यहीं पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, मेरा एक रिसर्च क्वेश्चन है, whether male employees have more job stress than female employees। इस सवाल का जवाब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे रिसर्च के थ्रू। यहाँ ले लेते हैं इसको कंफर्टेबली। ओके, ओके, इस पर्टिकुलर केस में ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस या जॉब स्ट्रेस, ये जो है ये है हमारा वेरिएबल। और हमने क्या किया, हमको कंपैरिजन करना है जॉब स्ट्रेस का मेल एम्प्लॉयज और फीमेल एम्प्लॉयज के बीच में। इस सही में मेल एम्प्लॉयज को फीमेल एम्प्लॉयज से स्ट्रेस ज्यादा होता है या उल्टा, क्या फीमेल एम्प्लॉयज को मेल एम्प्लॉयज से ज्यादा स्ट्रेस होता है। और तीसरा एक ऑप्शन रह जाता है कि मेल और फीमेल एम्प्लॉयज को इक्वल स्ट्रेस होता है क्या। ठीक है, इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, नागपुर में आईटी फील्ड में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इंडस्ट्री में, ये सेक्टर में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं,
उनके सैंपल्स लिए मैंने और ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस की एक लिकर्ट स्केल बना ली 5 पॉइंट्स, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। ये क्वेश्चन है मैंने फिलअप करा लिया कुछ मेल एम्प्लॉयज से और कुछ फीमेल एम्प्लॉयज से। आप देख रहे हैं ये मेरे रेस्पोंडेंट नंबर्स हैं 1 2 3 लाइकवाइज। ये रेस्पोंडेंट नंबर 1 है मेल एम्प्लॉय जिसका ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस आ रहा है 14, ये स्कोर्स है। और ये है फीमेल एम्प्लॉय नंबर 1, इसका ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस का स्कोर आ रहा है 12। लाइकवाइज ये मैंने सब रिकॉर्ड कर लिए हैं और डेटा एनालिसिस टूल पैक यूज करके मैंने ये आउटपुट जनरेट किया है। आप देखेंगे यहाँ पे मेल एम्प्लॉयज का स्ट्रेस एवरेज मीन जो आ रहा है वो 15.36 और फीमेल एम्प्लॉयज का एवरेज ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस आ रहा है 14.24। आंखों से क्या दिख रहा है कि मेल एम्प्लॉयज को फीमेल एम्प्लॉयज से ज्यादा स्ट्रेस है क्योंकि ये 15.36 है और ये 14.24 है, तो 15.36 इज मोर देन 14.24। तो आंखों से दिख रहा है कि मेल एम्प्लॉयज को फीमेल एम्प्लॉयज से स्ट्रेस ज्यादा है। पर हमने ये जो सर्वे किया है ये सैंपल सर्वे किया है कितने लोगों को, तो आप देख रही है सैंपल साइज है 25 मेल एम्प्लॉयज और 25 फीमेल एम्प्लॉयज। तो इसकी क्या गारंटी है कि हमने इतना छोटा सैंपल लेने के बाद क्या हम ये कंक्लूड कर दे कि नागपुर में जितने भी आईटी सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उसमें मेल एम्प्लॉयज तो फीमेल एम्प्लॉयज से स्ट्रेस ज्यादा होता है। वी सिंपली कांट कंक्लूड बाय कंडक्टिंग अ स्मॉल सैंपल सर्वे और इसके लिए हमको चाहिए होते हैं एविडेंसेस। तो ये जो डिफरेंस आंखों से दिख रहा है आपको 15.36 और 14.24, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है लगभग 1.12, ये डिफरेंस सही में मैटर करता है क्या, ये कंक्लूड करने के लिए कि मेल एम्प्लॉयज को फीमेल एम्प्लॉयज से स्ट्रेस ज्यादा होता है। इसके लिए हमको चाहिए होते हैं स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस और स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस लाने के लिए हम करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वेदर दिस डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, यानी क्या इस पर्टिकुलर सेंस में मेरा नल हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। मैं बोल रहा हूं कि ये जो डिफरेंस दिख रहा है आंखों से, दिस डिफरेंस डजंट एग्जिस्ट, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस in the occupational stress of male and female employees. और ये हाइपोथेसिस मैं अभी टेस्ट करूंगा मेरे सॉफ्टवेयर से यानी एक्सेल से ऑफ कोर्स। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों करते हैं ये मैंने बताने की कोशिश की है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है क्या और हमारे पास क्या कंक्लूसिव एविडेंसेस हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि मेल एम्प्लॉयज को फीमेल एम्प्लॉयज से ज्यादा स्ट्रेस है। इसके लिए हम जनरली हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म करते वक्त जनरली 5 स्टेप्स परफॉर्म की जाती है, वो स्टेप्स आपके सामने हैं। स्टेप नंबर 1 होती है नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना कि हर एक टेस्ट जितनी भी आपने सुनी है अभी जो मैं बता रहा था आपको मेल फीमेल एम्प्लॉयज का स्ट्रेस, इसको जनरली टी टेस्ट अप्लाई करते हैं हम लोग। तो हर टेस्ट का नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का एक फॉर्मेट होता है, वो हम लोग को वो मालूम होना जरूरी होता है। और सबसे पहले हम नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद फिर हम अल्फा को स्पेसिफाई करते हैं। अल्फा का मतलब होता है सिग्निफिकेंस लेवल, जो जनरली हम लोग 5% लेते हैं और 5% को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ये हो जाता है 0.05। तो ये हमको डिसाइड करना होता है सेकंड स्टेप पे कि हमारा अल्फा कितना रहेगा सिग्निफिकेंस लेवल, और ये बाय डिफॉल्ट आप हर सॉफ्टवेयर जो है 0.05 पे ही काम करता है। उसके बाद फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और पी वैल्यू का कंप्यूटेशन होगा जो सॉफ्टवेयर हमको करके देगा। इवन एमएस एक्सेल भी हमको ये करके दे देगा, कोई भी सॉफ्टवेयर जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर ये आपको कंप्यूटेशन करके देगा। उसके बाद फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने जो ये नल बनाया हुआ है वो एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। एक बात कहीं पे नोट भी करके रख देंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते वक्त सिर्फ नल हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का टेस्टिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमको डिसाइड करना होता है कि हमने जो नल में लिखा है वो एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है और उसके बाद फिर फाइनल इंटरप्रिटेशन। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये पांचों स्टेप्स फॉलो करके देखते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते कैसे हैं। उससे पहले
कौन सी टेस्ट करनी चाहिए वो भी थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग आना जरूरी है। तो मैं आपको फ्रेमवर्क पहले बता देता हूँ कि डिसीजन रूल से थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूँ। पहले देखते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के प्रकार कितने होते हैं और कौन सी टेस्ट कब यूज करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के चार बास्केट्स होती है। पहला जो है वो होता है यूनिवेरिएट एनालिसिस, दूसरा होता है बाइवेरिएट एनालिसिस, तीसरा होता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस और चौथा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग चार प्रकार का होता है। यूनि का मतलब होता है वन और वेरिएट का मतलब होता है वेरिएबल। तो जब आप हाइपोथेसिस बना रहे हो, वो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट में आपने सिर्फ अगर एक वेरिएबल का उल्लेख किया है तो उस वक्त जो टेस्टिंग हम लोग करते हैं उसको यूनिवेरिएट टेस्टिंग या फिर यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहा जाता है। दूसरा जो है आप देखेंगे बाइवेरिएट, बाय स्टैंड्स फॉर टू एंड वेरिएट स्टैंड्स फॉर एक। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये दो वेरिएबल्स है या फिर दो ग्रुप्स है। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे हमने क्या लिया था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, और यहाँ हमारा मेल एम्प्लॉयज का डेटा था और ये फीमेल एम्प्लॉयज का डेटा था, और यहाँ पे स्कोर्स आए थे, मेल एम्प्लॉयज के ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के स्कोर, फीमेल एम्प्लॉयज के ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के स्कोर्स, और इधर इनके मीन आए थे, ये एक्स बार 1 और ये एक्स बार 2। अभी इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे कि ये कौन से प्रकार का एनालिसिस हो सकता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस क्या है, तो वेरिएबल है। मेल फीमेल क्या है, ये ग्रुप्स है हमारे। मेल हमारा ग्रुप 1 है और फीमेल ग्रुप 2 है। यानी क्या, कितने ग्रुप्स है हमारे पास, दो ग्रुप्स है। वेरिएबल कितना है, एक ही है। ओके, तो इस वक्त हम पाई वेरिएट एनालिसिस करते हैं। पाई का मतलब होता है दो, एक तो दो वेरिएबल्स आपके पास है या फिर दो ग्रुप्स आपके पास है, उस वक्त बाइवेरिएट एनालिसिस करते हैं। और मल्टी का मतलब है मोर देन टू वेरिएबल्स हो सकते हैं या फिर मोर देन टू ग्रुप्स हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो जो प्रकार का एनालिसिस हम करते हैं उसको मल्टीवेरिएट कहते हैं, और मल्टीवेरिएट एनालिसिस को ही एडवांस स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। एडवांस स्टैटिस्टिक्स, और ये जो दो बास्केट्स है इनको कहा जाता है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। और तीसरी बास्केट हमारी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की, जिसमें हम बात करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट। हाल ही में मैंने रिसर्च विद्या नाम से मेरी खुद की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसके अंतर्गत मैं ऑनलाइन वर्कशॉप लेते रहता हूँ। तो पिछले महीने में ही हमने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का पूरा 14 टेस्ट का वर्कशॉप मैंने लिया था ऑनलाइन फॉर्म में। तो इसमें बहुत सारी टेस्ट आती है नॉन पैरामेट्रिक में भी। आपने स्पीयरमैन्स कोरिलेशन के बारे में सुना होगा, वो भी नॉन पैरामेट्रिक है। आपने कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट सुना होगा, वो आपकी पैरामेट्रिक टेस्ट उसको कहते हैं। आपने वन वे एनोवा के बारे में सुना होगा, वो पैरामेट्रिक टेस्ट है, पर उसी का सब्स्टिट्यूट आता है क्रुस्कल वैलिस टेस्ट जो नॉन पैरामेट्रिक है। तो इस प्रकार से आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक पैरामेट्रिक और उसी का नॉन पैरामेट्रिक सब्स्टिट्यूट। तो आपको ये डिसीजन लेना होता है कि कौन सी टेस्ट करनी है। तो मैं बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। बहुत ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं रियल लाइफ में, वो बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट यूज होती है, पर नॉन पैरामेट्रिक भी करते हैं। पर अभी टाइम इतना कम है, लगभग मेरे पास एक 40-50 मिनट है अभी। तो उसमें जो बहुत पॉपुलर टेस्ट है और जो हम लोग जनरली करते हैं और आपको भी शायद वो उपयोग में आ जाएगी, ऐसी कुछ टेस्ट में अभी आपको करा देता हूँ। पहले बाइवेरिएट की करते हैं कुछ, मल्टीवेरिएट की देखते टाइम रहा तो मैं मल्टीवेरिएट की भी करा देता हूँ। पर मल्टीवेरिएट थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीजों को, कि मुझे बाइवेरिएट भी पूरा का पूरा करके देना है तो मुझे कम से कम 5 दिन लगते हैं इसको। इसमें कोरिलेशन रिग्रेशन ये सब चीजें हैं। मैं आपको बास्केट दिखा देता हूँ, यूनिवेरिएट में स्किप कर रहा हूँ फॉर द टाइम भी, देखते टाइम रहा तो करेंगे। मैं सीधा आ रहा हूँ बाइवेरिएट में। बाइवेरिएट क्यों करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आमतौर पे किया जाता है, और आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग सीखना चाहते हो और यूज भी करना चाहते हो तो फिर बाइवेरिएट एक अच्छा तरीका है करने का। ऐसी बात नहीं है कि यूनिवेरिएट यूज ही नहीं होती है, वो कम यूज होती है। और सबसे ज्यादा हम बाइवेरिएट मल्टीवेरिएट और नॉन पैरामेट्रिक करते हैं, इसलिए मैं वहां पे फोकस ज्यादा कर रहा हूँ। चलिए, मैं बाइवेरिएट में क्या क्या आता है पहले वो समझा देता हूँ। एक चीज तो ये है ना दिमाग में
कि कौन सी टेस्ट कब यूज करते हैं। सर ये टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एनोवा है, कोरिलेशन, ये टेस्ट करते कब है, सिचुएशन क्या होनी चाहिए, डेटा का नेचर क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे मैं बता भी रहा था कि बाय मतलब टू होता है और वेरिएट का मतलब होता है वेरिएबल्स या फिर ग्रुप्स। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स या फिर दो ग्रुप का एनालिसिस आपको करना है, तो हम बायवेरिएट एनालिसिस करते हैं। बायवेरिएट में चार प्रकार आते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हो, आप कंपैरेटिव स्टडी ग्रुप वन वर्सेस ग्रुप टू। ग्रुप वन क्या हो सकता है, जैसे अभी हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस और मेल फीमेल लिया था, मेल और फीमेल दो ग्रुप्स थे। वैसे ही आप मैरिड अनमैरिड या फिर आप रूरल अर्बन, लिटरेट इलिटरेट, इस प्रकार से अगर आप ग्रुप का एनालिसिस करना चाहते हो जहां पे दो ग्रुप का कंपैरिजन आपको करना है ना, आपके यंगस्टर्स वर्सेस एडल्ट्स, इस प्रकार का कोई आपको कंपैरिजन करना है कि जहां पे दो ग्रुप्स है और एक वेरिएबल है, तो कंपैरेटिव स्टडीज में जनरली बायवेरिएट एनालिसिस किया जाता है, जिसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। दूसरा है रिलेशनशिप कोरिलेशन, ये समझा देता हूं मैं आपको। कोरिलेशन में, बायवेरिएट का कोरिलेशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी बायवेरिएट में हम जो बोल रहे हैं, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए और एक ग्रुप हो सकता है शायद। इसमें मैं एक्स और वाई दो वेरिएबल्स ले रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं, मेरा रिसर्च क्वेश्चन इन जनरल ये है कि वेदर देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इफ सपोज मेरा एक्स वेरिएबल है आईक्यू लेवल ऑफ स्टूडेंट्स और वाई जो है ये है इनके मार्क्स स्कोर्ड, मार्क्स ऑब्टेन बोल सकते हो आप। मुझे ये चेक करना है कि जिनका, जो स्टूडेंट का आईक्यू लेवल ज्यादा होता है क्या उनके मार्क्स भी ज्यादा आते हैं, और ये दोनों वेरिएबल में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है क्या। तो मैं कुछ 500 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लूंगा, 1 2 3 4 5 अप टू 500, और यहाँ पे इन सभी के रिस्पेक्टिव आईक्यू के स्कोर्स मेरे पास आ जाएंगे। आईक्यू की स्केल आती है, स्टैंडर्डाइज स्केल, वो यूज करके स्कोर्स आ जाएंगे, और इनके एनुअल परफॉर्मेंस के जो मार्क्स है, एनुअल एग्जाम के मार्क्स में वो यहाँ पे ले रहा हूँ। इफ सपोज ये मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, 5वीं 6वीं 7वीं के, उनके मार्क्स मेरे पास है एनुअल एग्जाम के, जो रिसेंटली उन्होंने लास्ट एग्जाम दी होगी उसके मार्क्स। अभी मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये दोनों में कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है क्या। तो इस वक्त फिर मैं कार्ल पियर्सन की जो टेस्ट है, कार्ल पियर्सन टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे, और ये जो टेस्ट है इसको हम पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। अभी आप थोड़ा सा गौर करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, आईक्यू और मार्क्स। ये वेरिएबल वन है V1, ये है वेरिएबल टू, और ये है स्टूडेंट्स, ये मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। अभी यहाँ पे केस क्या बन रही है, ग्रुप एक है, ग्रुप एक है, वेरिएबल्स दो है। पहले क्या हो रहा था, हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस और मेल फीमेल। यहाँ पे क्या हो रहा था, वेरिएबल एक ही था और यहाँ ग्रुप वन ग्रुप टू था। यहाँ पे भी आप बायवेरिएट एनालिसिस कर रहे हो, यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हो, और यहाँ पे आप रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हो। इन जनरल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो ही चीजें हैं ब्रॉड सेंस में, हाँ। एक तो आप कंपैरिजन कर सकते हो या फिर आप रिलेशनशिप एग्जामिन कर सकते हो। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बायवेरिएट की केस है कि जहां पे आप कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हो, या फिर आप टी टेस्ट जो अभी हम लोग करके देखेंगे। उसके बाद आता है प्रिडिक्शन, जिसको हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। रिग्रेशन में क्या होगा, कोरिलेशन में हमने देखा है कि वेदर देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन आईक्यू एंड मार्क्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट का आईक्यू लेवल इफ सपोज 110 है तो उसको कितने मार्क्स आ सकते हैं। ये अगर आप जानना चाहते हो तो हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं, करते हैं। और ये है एसोसिएशन की टेस्ट, कि जहां पे हमारे पास इसेंशियली दो ग्रुप्स होने चाहिए, ग्रुप वन और ग्रुप टू, और यहाँ पे हमारे पास नंबर में डेटा नहीं होता। यहाँ पे जो टेस्ट की जाती है वो है chi-square टेस्ट। ओके, ये आपका बायवेरिएट का chi-square टेस्ट आप यहाँ पे आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं आपको फिलहाल ये वाली टेस्ट करके दिखा देता हूँ एक।
कंपैरिजन वाली। इसमें कंपैरिजन में हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है। कंपैरिजन किस चीज का कर सकते हैं, तो दो ग्रुप्स है हमारे पास, और जैसे मेल फीमेल, और उनके मीन हमने लिया है ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, और मेल का मीन एक्स बार 1 और फीमेल का मीन एक्स बार 2। ये डेटा आपके पास है, तो हमारे पास चॉइसेस क्या है। एक तो आप जेड टेस्ट कर सकते हो, जिसको सीआर टेस्ट कहा जाता है, क्रिटिकल रेशियो टेस्ट। दूसरा है टी टेस्ट, और तीसरा है पेयर्ड टी टेस्ट। ये आप कर सकते हो। तो मैं तीनों ये टेस्ट आपको क्विकली अभी करके दिखा देता हूँ। और एक चौथी टेस्ट बाइवेरिएट में आती है कंपैरिजन में, जो है कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शंस, यानी परसेंटेज। आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का परसेंटेज में डेटा है, तो उस वक्त भी टी टेस्ट की जाती है, जिसको कहते हैं टी टेस्ट फॉर प्रोपोर्शंस। अभी ये तो एक मतलब समझ में आ गया ना आपको कि टी टेस्ट कोई एक टेस्ट नहीं है। यही पे आपको दिख रहा है एक टेस्ट, इसमें फिर से दो फ्लेवर्स आते हैं। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, पर बताना मेरा काम है। टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू ग्रुप्स विथ इक्वल वरायंस नाम से एक टेस्ट आती है, एंड विथ अनइक्वल वरायंस। ये दोनों मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं, विथ अनइक्वल वरायंस। आप देखेंगे टी टेस्ट यहाँ पे दो हो गई, यहाँ पे तीसरी टेस्ट है पेयर टी टेस्ट, ये चौथी टेस्ट है। यूनिवेरिएट में और एक टेस्ट आती है टी टेस्ट, वो पांचवी टेस्ट होगी। यानी क्या, आप अगर बोल रहे कि मैंने टी टेस्ट लगाया, इतना बता के सफिशिएंट नहीं होता है कि आपने कौन सी टी टेस्ट लगाई है, वो भी कॉन्फ़िगरेशन बनता है। सिमिलरली जेड टेस्ट का भी होता है। जेड टेस्ट यहाँ पे भी आती है आपकी प्रपोर्शन में, और यूनिवेरिएट में भी आपकी जेड टेस्ट आती है। तो जेड टेस्ट भी 4-5 प्रकार की है आपकी, तो आपको कौन सी करना है तो टोटली डिपेंड करता है कि आपका डेटा का नेचर क्या है। तो अभी मैं आपको ये 1, 2 और 3 टेस्ट एक्सेल में जाके करके दिखा रहा हूँ। ओके, सो दैट अभी थियरी पार्ट तो अच्छा खासा हमारा कवर हुआ है, तो अभी बचे हुए टाइम में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो मैं शुरू में आपको जेड टेस्ट करके दिखा देता हूँ, डेटा एनालिसिस टूल पैक यूज करके। तो टेस्ट का नाम है ये जेड टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू ग्रुप मीन्स, और इसको सी आर टेस्ट भी कहा जाता है, जिसका लॉन्ग फॉर्म है क्रिटिकल रेशियो टेस्ट। क्रिटिकल रेशियो टेस्ट, ये बाइवेरिएट की टेस्ट है। जरा भी किंतु परंतु नहीं, क्योंकि दो ग्रुप का एनालिसिस कर रहे हैं। ये कब करते हैं, तो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, और दोनों ग्रुप के मीन्स हमारे पास है। ग्रुप 1 ग्रुप 2, जैसे वो याद रखिएगा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस मेल फीमेल। यहाँ पे मेल का ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस का मीन एक्स बार 1, और फीमेल का ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस का मीन एक्स बार 2। ये दोनों को हमको कंपेयर करना है और चेक करना है कि ये दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। तो उस वक्त हम जेड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सीआर टेस्ट जिसको हम कहेंगे। पर यहाँ पे एक एक क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है ये टेस्ट के साथ, कि हम लोगों को यहाँ पे दोनों ग्रुप के जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, या आपके वरायंसेस पॉपुलेशन की, ये चाहिए होते हैं, जिसको हम कहते हैं आपका सिग्मा 1, और ये होता है सिग्मा 2। ये डेटा अगर आपके पास है तो जेड टेस्ट यूज करेंगे, पर आपके पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं है। आपके स्टैंडर्ड डिविएशन बोलिए या फिर वरायंस, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर यानी वरायंस होता है। तो आपके पास सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर यानी वरायंस ऑफ ग्रुप 1 एंड वरायंस ऑफ ग्रुप 2। ये पॉपुलेशन के अगर आपके पास है तो फिर हम सीआर टेस्ट करेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम टी टेस्ट करते हैं। मैं दोनों टेस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। पहले सीआर कर लेते हैं और फिर टी में जाएंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। लार्ज सैंपल यानी क्या, हमारा फिर से ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस मेल फीमेल। इसमें जो सैंपल साइज ले रहे हैं 1 2 3 मेल का, ये इट शुड बी ग्रेटर देन 30, 30 31 32, इसके ऊपर कितना भी हो। और वैसे ग्रुप 2 का सैंपल साइज आपका 30 के ऊपर होना चाहिए। ये पहली कंडीशन होगी। दूसरा, डेटा जो है दोनों ग्रुप का नंबर में होना चाहिए, यानी क्या ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस की यहाँ पे स्कोर्स नंबर में ही आने चाहिए। ओके, ये होगी दूसरी कंडीशन। तीसरा, नॉर्मेलिटी की कंडीशन। आप चेक करेंगे कि ये दोनों के दोनों डेटा सीरीज का डेटा जो है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, यानी इनको प्लॉट करने के बाद मेल का डेटा का शेप ऐसा आ रहा है क्या और फीमेल के डेटा का शेप ऐसा आ रहा है क्या, जिसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। इसके लिए आपको टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी करनी होगी। एक्सेल में ये हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी कौन सी करेंगे, तो इसमें दो टेस्ट आती है। एक होती है शैपिरो विल्क टेस्ट,
और दूसरी होती है आपकी कोलोगरो-स्मिर्नोव टेस्ट, केस टेस्ट जिसको कहते हैं। शैपिरो-बिल टेस्ट तब करते हैं जब आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का सैंपल साइज लेस देन 50 है, और आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 का सैंपल साइज ग्रेटर देन 50 है, तो फिर हम कोलोगरो-स्मिर्नोव टेस्ट करते हैं। तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। अभी बात ये होती है कि सर शैपिरो-बिल से अगर पता चलता है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करनी होगी, दो में से कोई भी एक ग्रुप। फिर से आप ये फ्रेमवर्क याद रखिएगा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, मेल फीमेल, ये डेटा नंबर में मेल का फीमेल का। अभी इसका आप टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी कर रहे हो, इस वो शैपिरो-बिल, इसका सैंपल साइज है 32, तो लेस देन 50 है। आपने इसका शैपिरो-बिल टेस्ट किया और ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करेंगे, जिसमें मैन विटनी यू टेस्ट करनी होगी, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। दोनों में से किसी एक ग्रुप का, मेल या फीमेल, दोनों में से किसी एक ग्रुप का भी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आता है, तो हमको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट परफॉर्म करनी होगी। हम जेड टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हो गई आपकी तीसरी कंडीशन। चौथा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है सीआर टेस्ट के लिए। सिर्फ जो है आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 या फिर इनके स्क्वायर्स, आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 है तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 के स्क्वायर्स भी मिल जाएंगे। ये डेटा अगर आपके पास है ये 4 सेल्स में, तो फिर हम सीआर टेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। इसका नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस देख लेते हैं। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ ग्रुप 1 एंड मीन ऑफ ग्रुप 2। हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस ऑफ मेल इज इक्वल टू ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस ऑफ फीमेल। ये बोल रहे हैं इसमें कि दोनों के ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस में डिफरेंस नहीं है। ओके, ये हम बोल रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि सही में ऐसा है क्या। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज नल हाइपोथेसिस एंड अंडर टेस्टिंग इज दिस वन, नल। एग्जांपल कंसीडर करते हैं। दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेल फीमेल टी टेस्ट में करके दिखा रहा हूँ। एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक न्यूट्रिएंट है, एक दवाई है जो एक कंपनी ने बनाई है, और वो बोल रही है कि ये कंज्यूम करने के बाद बच्चों की हाइट बढ़ती है। ओके, तो अभी हमको ये प्रूव करना है कि सही में ये दवाई कंज्यूम करने के बाद बच्चों की हाइट बढ़ती है। हमने टोटल सैंपल साइज लिया है 60 का। इसके हमने दो ग्रुप्स बना लिए। हमने ग्रुप 1 बनाया और ग्रुप 2 बनाया। ग्रुप 1 को हम बोल रहे हैं कंट्रोल ग्रुप, और ग्रुप 2 को हम बोल रहे हैं न्यूट्रिएंट ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो है जिसमें हमने 30 बच्चों के सैंपल्स लिए हैं, 1 2 3 4 अप टू 30, और इनको हमने न्यूट्रिएंट नहीं दिया है और इनकी हाइट हमने रिकॉर्ड की है। ओके, और ये ऐसे बच्चे हैं एक ही एज के, हाँ, जिनको हमने ये न्यूट्रिएंट दिया है। एक डोज जो भी बताया गया है, 1 महीना 1.5 महीना, वो इन्होंने लिया है और इनकी हाइट ले रहे हैं। अभी मेरे पास इस ग्रुप का मीन आ जाएगा x बार 1 और इस ग्रुप का मीन आ जाएगा x बार 2। मैं चेक करूंगा कि ये दोनों बच्चों के एवरेज हाइट में डिफरेंस है क्या। अगर ये हाइट एवरेज अगर ज्यादा आता है इससे, तो हम बोलेंगे कि ये न्यूट्रिएंट असरदार है और सही में ये कंज्यूम करने के बाद बच्चों की हाइट बढ़ती है। तो हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या हो गया? सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे। रिसर्च क्वेश्चन, वेदर द न्यूट्रिएंट is effective in increasing height of children। ये रिसर्च क्वेश्चन, और इसके लिए हाइपोथेसिस क्या बनाया है? नल, देयर इज नो डिफरेंस इन द हाइट ऑफ कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, न्यूट्रिएंट ग्रुप। ये ग्राउंड वर्क तैयार हुआ है। नाउ इट इज टाइम टू एग्जीक्यूट द टेस्ट और एडमिनिस्टर द टेस्ट। चलिए करके देखते हैं। इसके लिए हम लोगों को डिटेल्स क्या लगेंगे? एक स्टैंडर्ड डेविएशन वाला डिटेल लगता है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 16 सेंटीमीटर, तो आपको चाहिए होता है पॉपुलेशन का वरायंस, तो ये 16 का स्क्वायर ये आ जाएगा 256। ये इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है। ये कहाँ से आई? तो बॉडी मास इंडेक्स से आपको मिल जाएगी। ओके,
चलिए चेक करते हैं आगे, अभी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। मेरे पास डेटा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ये डेटा मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। ये कंट्रोल ग्रुप के बच्चों की हाइट ली है, 30 बच्चों की हाइट आप जैसे देख रहे हैं, और यह है न्यूट्रिएंट ग्रुप के बच्चों की हाइट। अभी चेक करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। मैं फाइल ओपन करता हूँ, टेस्ट आपको एडमिनिस्टर करके दिखा देता हूँ। ओके, वरान से 256 ये डेटा है ना। इसका ना सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। ये क्यों निकालते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। दोनों ग्रुप का मीन निकालना होगा, इज इक्वल टू एवरेज फंक्शन। इसलिए ये इंडिविजुअल फंक्शन सीखना जरूरी हो जाता है। इसका पूरा डेटा सीरीज ले लेंगे बिना लेबल के। ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन प्रेस एंटर। और इसी तरीके से हम सेकंड ग्रुप का। अभी आप चेक करेंगे इसको क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं ये दोनों मीन में जिन्होंने ये न्यूट्रिएंट नहीं कंज्यूम किया है, इनकी एवरेज हाइट आई है 95.73। और जिन्होंने ये न्यूट्रिएंट कंज्यूम किया है, उनकी एवरेज हाइट आ रही है 106। आंखों से ही दिख रहा है कि 11 पॉइंट का डिफरेंस है इसमें, यानी लगभग 11 सेंटीमीटर, यानी लगभग 1 फीट का डिफरेंस आ रहा है बच्चों की हाइट में। तो सही में ये ऐसा है क्या, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये न्यूट्रिएंट इफेक्टिव है बच्चों की हाइट बढ़ाने में? इसके लिए हमको चाहिए होते हैं स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस, और इसी के लिए तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं। तो चलिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वो जाएंगे डेटा में, और डेटा एनालिसिस टूल पे ओपन कर लेंगे। और यहाँ सबसे नीचे हमारी ये टेस्ट है, जेड टेस्ट। जेड टेस्ट टू सैंपल फॉर्मेट्स, ये वाली टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए ना सबसे पहले नल बना लेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या है? देयर इज नो सिग्निफिकेंट difference in the height of control and nutrient group। अभी टेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे, ये टेस्टिंग कर रहे हैं कि सही में डिफरेंस है क्या। यहाँ कर्सर रख रहा हूँ, यहाँ डेटा एनालिसिस टूल पैक ओपन कर लेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नहीं, हमको जेड टेस्ट करना है, ये नीचे जेड टेस्ट। ओके, यहाँ पे ये इनपुट मांग रहा है, और इनपुट में ये बोल रहा है आपका वेरिएबल 1 का रेंज बताइए और वेरिएबल 2। अभी इसमें मैंने आपको बताया कि इनका मीन सबसे पहले कंप्यूट करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएबल 1 कौन है और वेरिएबल 2 कौन सा है, ये डिसाइड करना होगा ना। तो वेरिएबल 1 हम लोग वो लेते हैं जिसका मीन बड़ा है। तो हमारा न्यूट्रिएंट का मीन मेरे ख्याल से 105 कुछ आ रहा था, 106 आ रहा था। यानी न्यूट्रिएंट का मीन ज्यादा है, इसलिए हमारा वेरिएबल 1 न्यूट्रिएंट हो जाएगा, और वेरिएबल 2 हमारा कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा। तो चलिए डेटा फीड कर लेते हैं यहाँ पे। वेरिएबल 1 ये न्यूट्रिएंट है, और यहाँ कर्सर रख के कंट्रोल ग्रुप ले लेंगे। ओके, हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस हम लोग बोल रहे हैं देयर इज नो डिफरेंस, है ना, जीरो डिफरेंस। वरांस 1 का, सॉरी वेरिएबल 1 का वरांस, ये वाला पार्ट है। वरांस कितना है? तो 256। और वेरिएबल 2 का वरांस ये भी 256। 16 एसटी है, एसटी 16, इसको स्क्वायर कर दिया फिर 256। तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे कीबोर्ड से 256 256। लेवल्स लिए हमने फर्स्ट रो में। अल्फा आप देखेंगे सिग्निफिकेंस लेवल जो हमको डिसाइड करना था स्टेप 2 में, वो डिसाइड कर लिया 0.05। इसमें चेंज करना है 0.01, यहाँ से कर सकते हैं, पर डिफॉल्ट सेटिंग 0.05 का है, मैं वैसे ही रख रहा हूँ। आउटपुट ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, एंड देन प्रेस। ओके, ये आउटपुट आ चुका है। अब चेक करेंगे मीन। आंखों से डिफरेंस दिख रहा है न्यूट्रिएंट ग्रुप का
मीन ज्यादा दिख रहा है। अभी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कैसे जानेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। इसके लिए दो मेथड्स हैं। हम लोग देखेंगे पहले मेथड 1, जिसको कहते हैं टेस्ट स्टैट मेथड, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मेथड। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हमको दो चीजें चाहिए। एक है ये जेड वैल्यू। ये जेड का मतलब है हमारा ये टेस्ट स्टैट जिसको कहते हैं। टेस्ट स्टैट कितना आया है यहाँ पे, इसको कॉपी कर रहा हूँ, 2.65। और दूसरी वैल्यू हमको चाहिए होती है क्रिटिकल वैल्यू। ये टेबुलेटेड वैल्यू होती है, ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके देता है, तो वी नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट कि कहाँ से आया ये सब। ये है क्रिटिकल वैल्यू। ये दो ही वैल्यूज हमको लगती है। ये आई है 1.96 राउंड ऑफ करके। अभी इसमें हमको चाहिए रिजल्ट, ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ। तो रूल क्या कहता है कि अगर आपका टेस्ट स्टैट if suppose is greater than critical value, then we say that our null hypothesis is rejected. Okay, and if your test stat is less than critical value, then we say that our null hypothesis is accepted. अभी चेक करते हैं इसको, इसमें क्या हो रहा है, इसको मैपिंग कर लेंगे आप। इस तरफ होता है आपका क्रिटिकल वैल्यू, ये वाली। ये क्रिटिकल वैल्यू कितनी है, 1.96। ये यहाँ बीच में है 0। और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है ये आ रहा है 1.96 के ऊपर, यहाँ पे जो आ रहा है 2.65। ये जो रीजन होता है इसको कहते हैं रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। और ये जो रीजन है आपका, इसको कहते हैं रिजेक्शन रीजन या रीजन ऑफ रिजेक्शन। अभी आप देखेंगे कि हमारा ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आया है, ये वाला, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कहाँ फॉल हो रहा है, तो रिजेक्शन रीजन में। इसलिए हम क्या कहेंगे, अवर नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल में क्या बोला है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यानी क्या हम बोल रहे हैं कि आपका कंट्रोल ग्रुप का मीन इज इक्वल टू न्यूट्रिएंट ग्रुप का मीन, ये हम बोल रहे थे, पर ये रिजेक्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट का मीन ये सही में कंट्रोल ग्रुप के मीन से ऊपर है, यानी हमारा जो न्यूट्रिएंट है ये सही में इफेक्टिव है और ये कंज्यूम करने के बाद हाइट बढ़ती है। दिस इज द फाइनल इंटरप्रिटेशन। ये हो गई मेथड नंबर 1। दूसरी मेथड है वो है पी वैल्यू वाली मेथड। आप यहाँ पे देखेंगे हमको सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए होती है, पी वैल्यू मेथड। दूसरी मेथड 2, इसको हम कहते हैं पी स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। इसमें हम लोगों को दो ही वैल्यूज चाहिए, एक पी वैल्यू जो आई है 0.008, और इसको हम कंपेयर करते हैं अल्फा के साथ, और अल्फा हमने लिया था 0.05। अभी रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि इफ योर पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, देन वी रिजेक्ट null, and if your p value is greater than alpha, then we accept null। चेक करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारी p वैल्यू इज लेस देन 0.05 मीन्स null is again rejected। और दोनों मेथड से आप देखेंगे, मेथड 1 से और मेथड 2 से आपके रिजल्ट बिल्कुल सेम आते हैं। ओके, सिर्फ ये मेथड्स अलग है। पी वैल्यू वाली मेथड 1978 के बाद यूज हो रही है, जो फिशर सर ने ये कंसेप्ट डेवलप किया था 1978 में। उसके बाद फिर पी वैल्यू ही यूज की जाती है, और दोनों रिपोर्ट करते हैं आप, स्टैटिस्टिक्स मेथड भी रिपोर्ट करते हैं और पी वैल्यू, यानी ये दोनों मेथड आपको रिपोर्ट करनी है। यहाँ पे हम बोलेंगे रिजल्ट में नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, एंड ओवर हियर योर रिजल्ट इज रिजेक्टेड।
So what is your final interpretation? As null is rejected, we can conclude that the nutrient is effective in increasing height of the children. That's it. Okay. So ये एक टेस्ट मैंने आपको अभी परफॉर्म करके दिखाई है जो है Z टेस्ट या फिर CR टेस्ट। चलिए दूसरी टेस्ट करते हैं बाइवेरिएट की ही, वो है T टेस्ट। वराइंसिस की बात में करते हैं। ओके, टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू ग्रुप मीन्स। टी टेस्ट कब यूज करेंगे? तो ऑफ कोर्स जब हमारे पास दो ग्रुप्स है और दो ग्रुप का मीन कंपेयर करना है। जेड टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे भी है, सिर्फ एक हल्का सा डिफरेंस है। आपका सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए। फिर से वही एग्जांपल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, मेल फीमेल, यहाँ पे आपके न्यूमेरिक डेटा, सैंपल साइज ये आपका 1 2 3 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 30। लेस देन 30 रहा तो भी चल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये कंडीशन भी नहीं है। ओके, लार्ज और स्मॉल सैंपल भी चल जाता है, एनी सैंपल। दूसरा डेटा मेट्रिक होना चाहिए, ये जो डेटा है ग्रुप का ये नंबर में होना चाहिए जो है यहाँ पे। तीसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम बोल रहे थे, ये आपका दोनों का मेल और फीमेल का आपको टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी करना होगा। ये सैंपल साइज देख लेंगे, लेस देन 50 है तो शेपिरो बिल और ग्रेटर देन 50 है तो पल्मोग्रस मोनोटिस। ये दोनों के दोनों डेटा का शेप आपका इस तरीके से आना चाहिए। अगर नहीं आता है दोनों में से किसी एक का, इफ सपोज मेल का तो आ गया ये इस तरीके से, पर फीमेल का इफ सपोज ये ऐसा आ रहा है कुछ, तो ऑफ कोर्स ये डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो हम इस वक्त नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करेंगे जो होगी मैन विटनी टेस्ट। और जेड टेस्ट में भी हम लोग जनरली विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट जनरली करते हैं, मैन विटनी टेस्ट ही करते हैं वहां पे। और आपकी पेयर टी टेस्ट के लिए हम लोग विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट करते हैं नॉन पैरामेट्रिक की। और उसके बाद आपका जो एक स्टैंडर्ड डिविएशन का रिक्वायरमेंट था वो यहाँ पे नहीं है, और आइडियली यही टेस्ट की जाती है क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत बार अवेलेबल नहीं होता है। इसका नल हाइपोथेसिस बिल्कुल सेम रहेगा जो जेड टेस्ट में था। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ ग्रुप 1 एंड मीन ऑफ ग्रुप 2। और ये यहाँ पे है दो टेस्ट आप देख रहे हैं, टी टेस्ट टू सैंपल एज्यूमिंग इक्वल वैरिएंसेस एंड टी टेस्ट एज्यूमिंग अनइक्वल वैरिएंसेस। अभी आप देखेंगे जो टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू ग्रुप मीन्स कर रहे हैं हम लोग, इसके दो फ्लेवर्स हैं। Assuming equal variances and assuming unequal variances. तो आपका जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, हम लोग जो एग्जांपल जब से कंसिडर कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस मेल फीमेल, ये हमारा ग्रुप 1, ये हमारा ग्रुप 2, यहाँ पे हमारा न्यूमेरिक डेटा। अभी ये जो डेटा सीरीज है और ये जो डेटा सीरीज है इसके वैरिएंसेस निकलेंगे, और ये दोनों की वैरिएंसेस, ग्रुप 1 का वैरिएंस, ग्रुप 1 वैरिएंस एंड ग्रुप 2 वैरिएंस, ये इक्वल है या अनइक्वल है वो चेक करना होगा। अगर ये इक्वल है तो हम करेंगे एज्यूमिंग इक्वल वैरिएंसेस की टेस्ट। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम करेंगे एज्यूमिंग अनइक्वल वैरिएंसेस की टी टेस्ट। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमारे दोनों ग्रुप के मीन जो सॉरी वैरिएंसेस जो है वो इक्वल है कि अनइक्वल है? इसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है। एक तो आप एफ टेस्ट कर सकते हो, एफ स्टैंड्स फॉर फिशर सर, जिसका उल्लेख मैंने अभी किया था। इन्होंने हम लोगों को पी वैल्यू का कंसेप्ट किया है, और फिशर सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एनोवा की जितनी भी फैमिली है, एनोवा में बहुत सारी टेस्ट आती है। 1 वे एनोवा है आपका, 2 वे एनोवा है आपका, 2 वे एनोवा विद रेप्लिकेशन, विदाउट रेप्लिकेशन, वेल्च एनोवा है, एनकोवा है, मैनकोवा है, कॉनकोवा है। बहुत सारी टेस्ट आती है एनोवा फैमिली में भी। पोस्ट डॉक की टेस्ट है। ये सब टेस्ट
कि जो ओरिजिन है वो एक्चुअली फिशर सर ने ही ये सब थ्योरीज डेवलप की है। तो इन्होंने वरायंस के लिए भी एक टेस्ट बनाई है जो एफ टेस्ट है, कि दोनों ग्रुप का वरायंस आपका इक्वल है कि अनइक्वल है। तो एक एफ टेस्ट का ऑप्शन है। दूसरा होता है आप कर सकते हैं ब्राउन फॉरेस्ट टेस्ट, या फिर तीसरी एक बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है जो है लेविनी की टेस्ट। और ये एसपीएसएस में ये करते हैं, और एफ टेस्ट हम लोग एक्सेल में करते हैं, जो अभी मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। और ब्राउन फॉरेस्ट के एसपीएसएस और बाकी सॉफ्टवेयर में फंक्शन है, पर सबसे ज्यादा एसपीएसएस में अगर आपको करना है तो लेवेनी ही यूज होती है, और एक्सेल में करना है तो फिर एफ टेस्ट। तो मैं आपको एफ टेस्ट करके दिखा रहा हूँ अभी। और जस्ट गेटिंग द नॉलेज ऑन कि हमारे जो दो ग्रुप्स हैं उसके दोनों ग्रुप के वैरिएंसेस इक्वल है कि अनइक्वल है। तो एक एग्जांपल लेते हैं और कंसिडर करके देखते हैं। ये ले रहा हूं मैं। ओके, ये मेरे पास डेटा सीरीज है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, मेल और फीमेल, और ये इनके स्कोर्स हैं। इस करने से पहले ये जानना होगा कि एज्यूमिंग इक्वल वैरिएंस करनी है कि अनइक्वल वैरिएंस करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको करना होगा एफ टेस्ट। और एफ टेस्ट के लिए आपका नल हाइपोथेसिस होता है, देयर इज नो डिफरेंस इन द वैरिएंसेस ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। दोनों के ग्रुप के वैरिएंसेस में डिफरेंस नहीं है। हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं। चलिए करके देखते हैं एफ टेस्ट। यहाँ डेटा में जाएंगे, डेटा एनालिसिस, और यहाँ लिस्ट में आप देखेंगे ये एफ टेस्ट है, 2 सैंपल फॉर वैरिएंसेस, यानी बाइवेरिएट की है ये। ओके प्रेस कर देंगे। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ये जानना होगा फिर से। उसके लिए हम वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 के लिए इनके मीन चेक करना होगा पहले। एवरेज निकाल लेंगे इसका। ओके, 42 और 34 मेल का स्ट्रेस ज्यादा दिख रहा है हाथों से, तो देखते हैं। ओके, अभी वेरिएबल 1 मेल हो गया हमारा और वेरिएबल 2 फीमेल हो गया। वेरिएबल 2 फीमेल, टेबल्स लिए हमने फर्स्ट रो में। आउटपुट आउटपुट ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो चेक करते हैं यहाँ पे। ये है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, एफ यानी टेस्ट, और ये है क्रिटिकल वैल्यू। मैपिंग कर लेंगे। क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2.33। यहाँ से लिए हमने, और यहाँ पे है 0। चेक करते हैं टेस्ट एट 1.43, ये लगभग यहाँ पे आएगा। और ये है एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी नल इज एक्सेप्टेड। पी वैल्यू मेथड से देख लेते हैं एक बार। पी वैल्यू कहाँ पे, ये है। पी वैल्यू इज 0.23, which is greater than 0.05. Again, null is accept. Okay? Null accept हुआ यानी क्या, there is no difference in variance of group 1 and group 2. दोनों ग्रुप के variances equal है। variances कहाँ है, ये है। ये ग्रुप 1 का variance है और ये ग्रुप 2 का variance है। 195 यहाँ पे है और ये 280। इसमें ये दिख रहा है कि 195 और 280 ये एक ही फिगर है। जो भी variance में डिफरेंस आ रहा है वो जस्ट बाई चांस आया है या कुछ एरर की वजह से वो आ रहा है, पर डिफरेंस एज सच डजंट एक्सिस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोगों के वैरिएंसेस जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं।
ये वैरायंसेस दोनों ग्रुप के इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हमको टी टेस्ट कौन सी करनी होगी, एज्यूमिंग इक्वल वैरायंसेस, ये वाली टेस्ट करनी है। चलिए करके देखते हैं इसी डेटा पे। यहाँ टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग मीन एज्यूमिंग इक्वल वैरायंसेस, ये टेस्ट करेंगे। नल बना लेंगे। There is no difference in the mean of occupational stress of male and female employees. मेल और फीमेल के ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस में डिफरेंस नहीं है, ये बोल रहा है। चलिए टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे। डेटा एनालिसिस टूल पे, और ये है टी टेस्ट एज्यूमिंग इक्वल वैरायंसेस। अभी आपको पता चल गया कि ये क्यों यूज कर रहे हैं, अनइक्वल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एफ टेस्ट में रिजल्ट इस तरफ आया है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद वेरिएबल 1 हमारा मेल है, वेरिएबल 2 फीमेल। साइज मीन डिफरेंस नो डिफरेंस बोला, इन जीरो डिफरेंस लेबल लिए हम। आउटपुट कहाँ लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं आउटपुट। चलिए फिर से वही मेथड हमारी, पहले देखेंगे आपका टेस्ट स्टैट, टेस्ट स्टैट टेस्ट स्टैट और क्रिटिकल वैल्यू चेक करते हैं मैपिंग करके। क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे, क्रिटिकल वैल्यू 2.03, यहाँ है 0। टेस्ट स्टैट कितना आ रहा है 1.58, यहाँ पे ये भी यानी एक्सेप्ट हुआ, ये एक्सेप्टेंस रीजन है, नल इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट नल। पी वैल्यू मेथड से देखते हैं, पी वैल्यू यहाँ पे जो है 0.12 which is greater than 0.05 means again null is accepted। null में क्या बोला है, there is no difference in the mean of occupational status of male and female। कहाँ पे ये 42 और 34 आंखों से दिख रहा है कि मेल को स्ट्रेस ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है। फाइनल इंटरप्रिटेशन क्या हो गया, here is as null is rejected, null is accepted, sir। As null is accepted, it is concluded that there is no significant difference in the occupational stress of male and female employees। That's it। इस तरीके से हम टी टेस्ट एज्यूमिंग इक्वल वैरायंसेस और अनइक्वल वैरायंस करते हैं। मैं अनइक्वल वैरायंसेस ये एज्यूम करके चलते हैं कि अनइक्वल वैरायंसेस आए हैं, और ये टेस्ट मैं आपको अनइक्वल वैरायंस वाली भी करके दिखा देता हूँ। ये एक है मेरे पास, इसमें करते हैं। ये रियल लाइफ की मेरी एक स्टूडेंट थी होम साइंस की, उसका ये प्रोजेक्ट था। उसने क्या किया, कुछ वेजिटेबल्स लिए थे और हाउस वाइफ का सैंपल लिया था, कुछ 50 हाउस वाइफ 1 2 3 4, यहाँ पे आप देख रही है सैंपल्स हैं। उसका डेटा ज़्यादा बड़ा था, नहीं 50 का भी नहीं, ज़्यादा था, उसका 100-150 का सैंपल था कुछ। मैंने जस्ट एक छोटा सा सैंपल यहाँ पे लिया आपको पढ़ाने के लिए। ये हाउस वाइफ्स हैं 1 2 3 4 5, और इनको कुछ 2 किलो वेजिटेबल्स दिए गए थे मिक्स करके, पोटैटो, टोमेटो, ओनियन वगैरह वगैरह। और इनको कहा गया था कि आप उसमें से आधा लॉट जो है वो नाइफ से कट करेंगे ट्रेडिशनल, और दूसरा जो कटर आ रहे थे वो कटर से आप करेंगे, ठीक है। और ये
टाइम रिकॉर्ड किया गया कि डिफरेंस आ रहा है क्या। उसको ये चेक करना था कि जो नया कटर आया था मार्केट में कि वो जो क्लेम कर रहा है कि इससे आपका टाइम बचता है और ज़्यादा अच्छी चॉपिंग होती है, फास्ट, ये चेक करना था। तो ऑफकोर्स ये रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद फिर ये आपकी टाइमिंग है कि कितना टाइम लगा है वेजिटेबल को कट करने के लिए, ये रिकॉर्ड किया गया। और अभी चेक करते हैं, अभी नल पहले बना लेंगे। There is no difference in the time consumed to cut vegetables by using knife and cutter। चेक करते हैं इसको, मैं एज्यूमिंग अनइक्वल वैरिएंस करके देख रहा हूँ। फिर से जाएंगे डेटा, डेटा आप एफ टेस्ट कर लेंगे पहले, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इसलिए फिर टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। अनइक्वल वैरिएंस देखते हैं, फिर से वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 मीन निकाला होगा, इज इक्वल टू एवरेज। कटर से कम टाइम लग रहा है ऐसे दिख तो रहा है 1.76, और ये नाइफ से टाइम लग रहा है 2.29। ओके, चेक करते हैं सही में ऐसा है क्या। तो वेरिएबल 1 जो है वो ये हो गया हमारा नाइफ हो गया, assuming unequal variances, वेरिएबल 1 नाइफ हो गया और वेरिएबल 2 कटर हो गया। नो डिफरेंस लेबल्स, सब कुछ ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं, ये मीन है, ठीक है, कटर की तरफ ही झुका हुआ दिख रहा है मीन, तो टाइम कम लग रहा है यहाँ पे। चेक करते हैं इसका टेस्ट है और क्रिटिकल वैल्यू मैपिंग कर लेंगे हमेशा की तरह। क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2.05, यहाँ सेंटर में 0 और डिस्टेंट 2.8 यहाँ पे आ गया, यानी रिजेक्शन है, नल इज रिजेक्टेड, नल इज रिजेक्टेड। पी वैल्यू में फिर से देख लेते हैं एक बार, पी वैल्यू 0.0009 है, 0.0009 which is less than 0.05, again null is rejected। यानी हम लोग जो बोल रहे थे कि दोनों से इक्वल टाइम लगता है कटिंग के लिए वेजिटेबल को, वैसा नहीं है, कटर से सही में टाइम बच रहा है एंड कटर इज मोर इफेक्टिव देन द ट्रेडिशनल नाइफ यू कैन से। और इसको फाइनल इंटरप्रिटेशन लिख देंगे, the null hypothesis is rejected, it is concluded that the cutter is consuming lesser time than the traditional knife while cutting vegetables। That's it। इस तरीके से हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। तो इट इज ऑलमोस्ट 12:25, 5 मिनट है, तो नई टेस्ट तो हो नहीं पाएगी 5 मिनट में। तो आपके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। प्रीति मैडम,
माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? हो सर. काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. मोस्टली हे जे आपण घेतलंय तर हे कोणत्या याच्यासाठी युज होतं? कारण आता मी केमिस्ट्रीतून बिलॉंग करते. तर मला हे कुठे युज होईल? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कारण आम्ही ऑर्गॅनिक सिंथेसिस वगैरे करतो. तर त्याच्यामुळे मी जेव्हा आता हे ऐकलं तर मला असं कुठे आपल्या रिसर्च वर्कमध्ये हे कुठे अप्लाय करायचं याचा थोडासा मला अ, हे आलंय की आपण कुठे अप्लाय करू शकतो हे? मी तर आता ज्या त्या शिकवल्या या 2 हां. किंवा 3च टेस्ट मी शिकवलेला आहे. याचा अर्थ हा नाही की हायपोथेसिस टेस्टिंग म्हणजे फक्त एवढंच असतं. इथून तर ओके. सुरुवात आहे ऍक्च्युली. हे बेसिक्स आहे. हं, हं. केमिस्ट्रीमध्ये यूज होतं. पण ते मोस्टली केमिस्ट्रीमध्ये आपण अॅनोवा आणि अॅनोवाची जी कंप्लीट फॅमिली आहे ना, ती मोस्टली यूज होते. ओके, ओके. कारण हे मला असं वाटलं नाही की मला माझ्या ह्याच्यात कुठे अप्लाय होईल आय थिंक. पण इंटरेस्टिंग होतं. टॉपिक खूप इंटरेस्टिंग आहे आणि सगळंच नवीन ऐकायला मिळालं. नाही, आणि सोपी आहे हे. आता काय मला टाइम कन्स्टंट आहे ना. 1.5 तासात मी काय शिकवणार? मला जे हां, म्हणजे समजायला 15 वर्ष लागले, ते मी 1.5 तासात म्हणजे आहे हे एक्झॅक्टली. अगाध आहे थोडंसं. पण हे म्हणजे आता आजच्या डेटला तर हे इतकं कॉम्प्लिकेटेड राहिलं नाही. तुम्ही हे जर 3 वर्ष आधी म्हटलं असतं ना, ओके. असं वाटत होतं की हायपोथेसिस टेस्टिंग हे आपल्याला या आयुष्यात समजणारच नाही. पण आता 1.5 तासात हा तो कॉन्फिडन्स आला, अरे हे तर खूपच इझी आहे. हो. फक्त आता कळलं पाहिजे की मी अॅनोवा फॅमिली म्हणतोय म्हणजे काय? तिथे निदान एक 15 ते 20 टेस्ट आहे फक्त अॅनोवाच्या. त्या ओके. जर आपल्याला कळल्या, तर तुम्ही जे म्हणताय ना, की मला कोणती अप्लिकेबल आहे, जेव्हा हे शिकवणं मी सुरू करील, तेव्हा तुम्हाला ते रिलेट हां. करता येईल. अच्छा, अशी सिच्युएशन असली तर आपल्याला हे अशी टेस्ट लावता येते. हां, जसं हां. आता मी तुम्हाला फक्त कंपॅरिझनची टेस्ट सांगितली ना, की 2 ग्रुपचा हो, एक हो. व्हेरिएबल आहे, त्याचा डेटा आहे, तर ही टेस्ट करायची. हे जर प्रत्येक टेस्टबद्दल असा जर इनपुट आला मॅडम, तर किती सोपी गोष्टी आहेत ह्या. हां. म्हणजे ॲक्चुअली शॉर्ट पिरियडमध्ये असं खूप छान मांडता येतं ते. म्हणजे डेटा खूप बेटर वेनी यू कॅन रिप्रेझेंट. तुम्ही टाईम ज्याचं शेवटचं एक्झाम्पल सांगितलं, कटरची कंपॅरिझनचं जे आता होतं. ते पण रिअल लाईफमध्ये तर किती किती सारे प्रोजेक्ट्स केले आहेत मॅडम आणि हां. विद्यार्थ्यांकडनं करून घेतो मी हे सगळं. ओके, ओके. खूप इंटरेस्टिंग आहे. ज्याला समजलं ना मॅडम त्याच्यासाठी स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे यू कॅन एन्जॉय इट. वन्स यू स्टार्ट येस सर. अंडरस्टँडिंग इट ना, यू स्टार्ट एन्जॉयिंग इट. येस सर. डेफिनेटली, डेफिनेटली. इन्सिडेंटली काय होत आहे, आपल्याला याच्या आधी ज्या पद्धतीने हे शिकवलं गेलं किंवा ज्या पद्धतीने आपण हे शिकलो किंवा ज्या पद्धतीने आपण याची तयारी केली, म्हणजे पुस्तकं वाचून हे होऊ शकत नाही, हे तर दगडावरची रेघ आहे. शुअर आहे. अगदी. पुस्तकं तुम्ही वाचायला सुरुवात कराल हायपोथेसिस टेस्टिंगला, तुम्ही 2 पेजेसच्या वर वाचू शकणार नाही आणि आयुष्यात तुम्हाला हे डिसाईड होऊन जाईल, की आपल्यासाठी हे बनलंच नाही आहे, दुसऱ्या लोकांसाठी काही बनलेलं आहे. पण हे असं नाही आहे. हो. हे खूप इंटरेस्टिंग आहे आणि जो माणूस रिअल लाईफमध्ये हे सगळं करतो आहे, तो कदाचित त्याचे इन्साइट्स खूपच वेगळे असतात. हं. म्हणून मस्त एक्सपर्ट नावाची काही गोष्ट आहे ना मॅडम. हो, त्याला हो, एक्सपर्ट हो, का हो. म्हणतात? कारण त्यांनी ती ती गोष्ट जगलेली आहे अक्षरशः. मी आता मागचे माझ्या आयुष्यातले 15 ते 20 वर्ष मी काही जर केलं असेल, तर फक्त हेच केलेलं आहे. एक्झॅक्टली. तर ज्यांनी 15 इयर्स याच्यात डिव्होटेड आहे तर म्हणजे नॅचरली आणि म्हणजे त्याचं सोप्या आहेत ज्या नॉलेज गोष्टी. म्हणजे मिळतं. कारण पाहिलं ना मला मी तुम्ही पण जे एक्झाम्पल्स घेत होते आणि जे आम्हाला ट्राय करत होती, की ॲट तुम्हाला थोडं तरी कळायला पाहिजे, थोडं तरी करायला पाहिजे. जे कालचा पण व्हिडिओ मी 2-3दा पाहिला. म्हटलं लेट्स सी आपण किती समजू शकतो. हं, हं. तर त्याच्यामुळे आहे इंटरेस्टिंग पण अभ्यास लागतो सर. डेफिनेटली. थोडा वेळ द्यावा लागेल आणि आपण हां. जर खरंच अकॅडमिशियन्स आहोत, तर अकॅडमिशियन्सला रिसर्च अपेक्षित आहे. म्हणजे तुम्ही कुठल्याही कॉलेजला असा, कुठल्याही डिसिप्लिनला असा, तुम्हाला हो, हो, स्कोपस हो. इंडेक्स जर जर्नल पब्लिकेशन्स आहे, ऑफकोर्स नॅक मागतेच आहे ना. हो, प्रत्येक हो, वेळेला हो. नॅकचे म्हणा, प्रत्येक रूल जे आहे, पॉइंट्स जे आहेत, ते रिसर्चसाठी वेगळे अलोकेट केल्या गेलेले आहे आणि प्रत्येक वेळेला तुम्ही पाहाल नॅक कमिटीच्या वेळेला जेव्हा डेटा मागवला जातो प्राध्यापकांकडनं, तेव्हा प्रत्येक वेळेला प्रॉब्लेम वाटतो, की यार पब्लिकेशनमध्ये अजूनही आपण कमी पडतोय. हो. त्याचं कारणच हे आहे, की आपण कदाचित रिसर्चमध्ये स्टॅटिस्टिक्स हा जो पार्ट आहे, हा जर तुम्हाला येत नसेल, तर तुम्ही स्कोपसमध्ये पोहोचणं थोडंसं मुश्किल आहे आणि तुम्ही जर म्हणाल, की मी हे आउटसोर्स करून देईल कोणाला तरी, त्या व्हिजननी हे नाही स्कोपसपर्यंत पोहोचता येत. म्हणजे तुम्हाला जर चांगल्या ठिकाणी पब्लिकेशन्स करायचे आहे, तर स्टॅटिस्टिक्स माहिती असणं आवश्यक आहे आणि एकदा स्टॅटिस्टिक्स कळलं, की त्याप्रमाणे विषयाची निवड करता येते ना. जर तुम्हाला रिसर्च एक्झॅक्टली. आर्टिकल लिहायचं आहे, तुम्हाला माहिती आहे, की मॅनोवा नावाची काही टेस्ट आहे आणि ती माझ्याशी संबंधित आहे.
तर तुमचं टॉपिक सिलेक्शन त्या डायरेक्शननी होतं की मला यावेळेला मॅनोवा यूज करून पेपर तयार करायचा. आता मॅनोवाच माहित नाही आपल्याला, तर आपण टॉपिक सिलेक्ट कसा करू? आणि जे काही Exactly. सिलेक्शन होतं, आणि तुम्ही जर म्हणाल की मी आधी टॉपिक सिलेक्ट करते, डेटा कलेक्ट करून घेते, मग डिसाईड करेल की कोणती टेस्ट लावायची, त्यावेळेला भरपूर चुका ऑलरेडी झालेल्या असतात. त्यावेळेला स्टॅटिस्टिशियन हो. म्हणतो की याचं काहीच नाही करतायत कारण डेटा जो आहे, तुम्ही आता एक गोष्ट तर लक्षात आली असेल ना, की हायपोथेसिस टेस्टिंग म्हणजे प्रत्येक टेस्टची आपली एक रिक्वायरमेंट आहे, आणि प्रत्येक टेस्टसाठी हायपोथेसिस ऑलरेडी बनलेला आहे, ते आपल्याला तयार करायचं नसतं. जेव्हा हे फॉर्मॅट कळायला लागतील तेव्हा या गोष्टी खूप सोप्या वाटतात. तर तुम्ही याचे क्लासेस वगैरे घेता का? बेसिक क्लासेस वगैरे काही? माझी स्वतःची इन्स्टिट्यूट आहे रिसर्च विद्या नावानी. या रिसर्च विद्याच्या अंतर्गत मी ट्रेनिंग प्रोग्राम घेत असतो ऑनलाईन मोडमध्ये. शॉर्ट ड्युरेशनचे कोर्सेस आहेत 5-5 दिवसाचे, ज्याच्यामध्ये ओके. माझे आतापर्यंत 45 कोर्सेस झालेले आहेत. आणि ओके. हे कोर्सेस महिन्याला 3 कोर्सेस होतात 5-5 दिवसाचे ऑनलाईन फॉर्म मध्ये. संध्याकाळी असतात हे 6:15 ते 7:45 ही वेळ फिक्स असते जनरली. आणि याच्यामध्ये आता इथे जे पार्टिसिपेंट जुळलेले आहेत त्याच्यामध्ये एक नाव मला दिसतंय की माझ्या अकॅडमीमध्ये आहेत त्या मॅडम, आणि बरेच लोक जॉईन करतात आहे त्याला. आणि कोविड पासूनच मी हे सुरू केलेलं आहे. याचा प्रचार मी अजिबातच करत नाही, तुम्ही विचारला म्हणून सांगतो आहे. माझे हे वर्कशॉप होत असतात ऑनलाईन मोडमध्ये. आणि आता माझा कालच एक वर्कशॉप संपला बिब्लिओमेट्रिक अनालिसिसचा, आणि माझा ओके. नेक्स्ट वर्कशॉप पुढल्या आठवड्यात होतो आहे. तो आहे स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस अँड हायपोथेसिस टेस्टिंग युझिंग MS Excel अँड SPSS सॉफ्टवेअर फॉर बिगिनर्स. आवाज जातोय. माझा नेक्स्ट वर्कशॉप पुढल्या आठवड्यात आहे, ओके. स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस अँड हायपोथेसिस टेस्टिंग युझिंग MS Excel अँड SPSS फॉर बिगिनर. आणि याच महिन्यात माझा एक मल्टीव्हेरिएट जे म्हटलं ना मी, त्याचा एक 6 दिवसाचा माझा वर्कशॉप आहे याच महिन्यात. आणि माझा दुसरा वर्कशॉप जो 15 ऑगस्टच्या आसपास होईल तो आहे रिसर्च पेपर कसा तयार करायचा, त्याच्यावर 6 दिवसाचा वर्कशॉप आहे तो. तसे महिन्याला 3 वर्कशॉप होत राहतात माझे. ओके. तुमच्यापैकी कोणाला जॉईन करायचं असेल माझा नंबर मी चॅटबॉक्समध्ये शेअर करतो आहे. त्या नंबरवर, ओके. हा माझा ओके. नंबर व्हॉट्सअपवर आहे. जे कोणी इंटरेस्टेड असतील फक्त तुमचं नाव आणि डिसिप्लिन लिहून मला या नंबरवर व्हॉट्सअप करून द्यायचा. मी तुम्हाला जे काही फ्लायर राहतील, माझे ब्रॉशर राहतील ते पाठवून देईल. चालेल. हा, चालेल चालेल. त्या नंबरवर आम्हाला तुमचं वर्कशॉपचं मिळेल ना सर? हो, तुम्ही मला तुमच्या व्हॉट्सअपवरनं एक मेसेज टाका अच्छा. तुमच्या नावाचा आणि सब्जेक्ट डिसिप्लिनचा, आणि आय एम इंटरेस्टेड इन जॉईनिंग रिसर्च विद्या, फक्त एवढं लिहून पाठवून द्या. तर ऑटोमॅटिकली हे मी माझ्या लॅपटॉपमध्ये इन्क्वायरीजचं जे माझं डॉक्युमेंट आहे त्याच्यामध्ये हे मी नोट करून ठेवत असतो. आणि जेव्हा किंवा नेक्स्ट वर्कशॉपची अनाउन्समेंट होईल तेव्हा ओके, सर. ऑटोमॅटिकली तुम्हाला व्हॉट्सअपवर मेसेज येऊन जाईल. ओके. आणि इव्हन आपल्या प्रीती मॅडम सुद्धा माझ्या अकॅडमीमध्ये आहे. त्यांनी जवळपास 8-10 वर्कशॉप केलेले आहेत. येस, मी रेग्युलरली करत असते पार्टिसिपंट्सला पण. म्हणजे रिसर्च कसं, इट इज नॉट अ लाईफ लॉंग प्रोसेस वी कॅन से. कुठे थांबू नाही शकत आपण. नेहमी आपल्याला नवीन नवीन काहीतरी शिकायला मिळतं. तर मी तर सरांचे वर्कशॉप जसा मला वेळ मिळतो मी करत असते. तो पार्टिसिपेंट्स आप लोगों को भी बहुत यूजफुल है. मतलब रिसर्च हो गया, डिग्री मिल गई अपनी PhD की, तो रिसर्च खत्म हो गया ऐसा नहीं है. इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस. आप लोग भी अपडेट, खुद को अपडेट करने के लिए तो भी एटलीस्ट अपन ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. एम आई राइट आशीष सर? बिलकुल. म्हणजे आपण अकॅडमिशियन्स आहोत आणि आपल्याला Yes. रिसर्च मध्ये जर थोडंसं आपण कमी पडतो आहे, आणि हे सगळ्या ठिकाणी म्हणजे मायक्रो लेवल म्हणा, मॅक्रो लेवलला चर्चा हीच सुरू आहे. मी Yes. मॅडम, प्रीती मॅडम, एक हम्म. स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे आपल्या फ्रॅटर्निटी पैकी एक सिनियर मॅडम आहेत, त्या मला सांगत होत्या की नागपूर विद्यापीठात इतके सारे कॉलेजेस आहेत, इतके सारे प्राध्यापक, ग्रँटेड नॉन ग्रँटेडचे सगळे मिळून, हां. जेवढे प्राध्यापक आहे सगळ्यांनी मिळून फक्त 1100 पेपर स्कोपस मधनं गेले आहेत आपल्या विद्यापीठात. बापरे. म्हणजे 10,000च्या वर प्राध्यापकांची संख्या असेल, आणि आपल्या युनिव्हर्सिटीचं एक्झिस्टन्स जवळपास 100 वर्षाचं असावं. येस, आता एवढ्या काळात आजच फक्त तर 1100 उद्घाटन झालं पेपर्स. हा, करेक्ट करेक्ट 100 वर्ष झाले ना. 100 वर्ष. 100वा सुरू झाला आज. करेक्ट. पण त्या मानाने आपल्या इथे रिसर्च हा फारच कमी, आणि स्कोपस ज्याला आपण हाय क्वालिटी म्हणतो, स्कोपस म्हणा, वेब ऑफ सायन्स म्हणा, किंवा इंडेक्स जर्नल्स, येस. ज्याला ऍक्च्युअल रेकॉग्निशन आहे, इथे आपल्यापैकी नाही पोहोचू शकत आहे लोक. आणि त्याचं एक मुख्य कारण रिसर्च न येणं, आणि त्यातलंही म्हणजे स्टॅटिस्टिकल अनालिसिसला घेऊन थोडीशी अनास्था म्हणा,
किंवा सर होऊ शकतं ऍक्च्युली की आपल्याकडे आतापर्यंत सांगणारं आपल्याकडे कदाचित कसं कोणी मिळत नसेल. आपल्याकडे कसं होतं ना, स्टॅटिस्टिकला शेवटच्या लेवलवर घेतात सर. म्हणजे पूर्ण रिसर्च झाल्यानंतर मग स्टॅटिस्टिक अप्लाय करायला आपण जातो. तर ते चुकीचं आहे. तर फर्स्ट वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस अँड देन फर्दर पार्ट. व्हॉट आय फील. ऑफकोर्स मॅडम, म्हणजे येस येस ज्या वेळेला आपल्याला रिसर्च पेपर जरी लिहायचा आहे किंवा पीएचडी साठी जरी आपल्याला एनरोल करायचा, सिनॉप्सिस बनवताना जर तुम्हाला रिसर्च काय आहे हे माहिती असेल तर सिनॉप्सिस मध्ये चुका कमी होतात ना. आणि एक व्यवस्थित प्लॅनिंगने रिसर्च केला जाऊ शकतो आणि तो लवकर होतो. म्हणजे येस एक स्टॅटिस्टिक असं म्हणतो मॅडम, 70% रिसर्च स्कॉलर्स आपल्या विद्यापीठातले एक्सटेन्शन मागतात. येस एक्सटेन्शन किंवा री रजिस्ट्रेशन. 100 पैकी 70 हा खूप मोठा चिंताजनक आकडा आहे मॅडम. तेच तर सर. असं कारण हेच आहे की माहितीच नसणं की काय करायचं आहे आणि कसं करायचं आहे. आणि हे ज्यांना कळतं, ज्यांना रिसर्च कळतो, त्यांना पीएचडी करायला मला वाटतं 1 वर्षही खूप जास्ती वाटतं. कारण तुम्हाला डायरेक्शन पूर्ण क्लिअर आहे तुमची. पण 5 वर्षाच्या वर तुम्हाला 6वं वर्ष मागताय तुम्ही, म्हणजे याचा अर्थ हा आहे की कुठेतरी प्रॉब्लेम आहे तुमच्या अंडरस्टँडिंग मध्ये किंवा दिशा मिळत नाही आहे. येस. व्हेरी ट्रू. अजून काही डिस्कशन, काही क्वेश्चन्स आहेत? मॅडम मला हा, विचारायचं होतं. बोला बोला मॅम. टी टेस्ट लावण्यापूर्वी एफ टेस्ट करणं गरजेचं आहे. जसं आता सरांनी जे एक्झाम्पल केलं त्यात पहिल्यांदा एफ टेस्ट घेतली आणि मग नंतर टी टेस्ट केली. तर ती एफ टेस्ट पहिल्यांदा करावीच लागते. हो, कंपल्सरी आहे. ओके. एफ टेस्ट किंवा मी 2 अजून सांगितलं, एक ब्राऊन फॉर्सीची आणि लेव्हेनीची आहे. पण एसपीएसएस हा. मध्ये जर करत असाल तर लेव्हेनीची करायची. आणि लेव्हेनीची करायची गरजच नाही. जेव्हा तुम्ही एसपीएसएसच्या थ्रू टी टेस्ट कराल तर तिथे लेव्हेनीचं ऑटोमॅटिकली आउटपुट जनरेट होतं. नाही, एक्सेल मध्ये डाटा एक्सेल अनालिसिस मध्ये करायचं असेल तर एफ टेस्ट करावीच लागेल, कंपल्सरी आहे. आणि लेव्हेनीची टेस्ट पण होते एक्सेल मध्ये. हो. ब्राऊन फॉर्सीट पण एक्सेल मध्ये होते, पण त्याला थोडा वेळ लागतो म्हणून मी सांगितलं नाही. मला अर्धा तास लागेल ते समजवायला. ओके सर, थँक्यू पण सर. होतात, या सगळ्या टेस्ट एक्सेल मध्ये होतात. ओके. अजून काही प्रश्न आहेत? ओके. ही तर सुरुवात आहे. आता सर तुमच्यापासून त्यांना बऱ्याच गोष्टी होऊ शकतं, बाकीच्यांना येतही असेल, पण काही जणांना नवीन पण असतील या गोष्टी. सो इट्स अ गुड. ऍक्च्युली मी त्यांना विचारलं होतं सर की त्यांना काय रिक्वायर्ड आहे MS ऑफिसमध्ये. तर त्यांच्याच कडनं होतं की MS एक्सेल त्यांना हवं होतं. तर इट वॉज अ नाईस सेशन ऍक्च्युली. कालचं पण सेशन छान झालं. ऍटलीस्ट त्यांना एक इन्साइट आपण देऊ शकलो की काय काय आहेत एक्झॅक्ट. हो, या 2 दिवसात मला माहित नाही स्टॅटिस्टिक्स किती कळलं असेल, पण एक्सेल यूज करून हे सगळं करता येतं. करता येतं एवढं कळलंय. बिलकुल. हे जरी कळलं असेल तरी दे कॅन मीन्स थिंक ओव्हर धिस अँड दे कॅन युटिलाइज दिस पर्टिक्युलर डेटा अनालिसिस टूल बॅक इन अ बेटर फॅशन. येस सर, येस शुअर. जर क्वेश्चन्स नसतील तर आपण थांबायचं इथे सर. बिलकुल मॅम. ओके सर, थँक्यू सो मच वन्स अगेन. सर मी तुमचा नंबर यांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये शेअर पण केला आहे आणि तुम्ही आता चॅट अच्छा. बॉक्समध्ये पण दिला. जर कोणी मिस झालं असेल, नंबर नसेल मिळाला, तर मी आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये ॲड केला आहे सरांचा नंबर. आणि जे आपले HRDCचे ग्रुप्स आहेत त्यांच्यामध्ये मी सरांचे सगळे फ्लायर्स सेंड करत असते. जितके पण आता सरांचे 2 वर्षापासून वर्कशॉप्स होतात आहे, तर सगळ्या ग्रुपमध्ये हे फ्लायर असतात. तर तुम्ही या ग्रुपमध्ये ॲक्टिव्ह जर असाल तर तुम्हाला या आपल्या वर्कशॉपच्या ग्रुपमध्ये पण सरांच्या वर्कशॉपचे अपडेट्स मिळत जातील. ठीक आहे सर. थँक्यू सो मच सर वन्स अगेन. अँड फर्स्ट ऑफ ऑल मला स्पेशल थँक्स म्हणायचं की तुम्ही याचं टायमिंग ॲडजस्ट केलं. सो थँक्यू फॉर अरे दॅट. It's सो always थँक्यू. being a pleasure getting associated with NHRDC. Thank you Yes. to you, ma'am. It's been a long association. Yes, sir. Yes. And it is like a home pitch for me, NHRDC. Yes, And sir. I always derive some sort of pleasure engaging sessions organized by NHRDC. Thank you. So Thank thanks you to so you, much. ma'am. Thank And you. wish you all the best, research scholars. Yes. And we'll be in touch. And if you find any difficulty while writing your research papers and all, you may always contact me, and I will be very happy to help you. थँक्यू सर. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. थँक्यू सर. मैडम Thank you. मीटिंग लीव करतोय मी. हो सर, हो. थैंक यू. थैंक यू ऑल ऑफ यू. अभी देखिए आज का सेशन, ये लाइव सेशन, अभी लंच ब्रेक तो नहीं है, अभी पूरा ही ब्रेक है आप लोगों को. एम आई ऑडिबल? Yes. हाँ.
आता तुमचं लाईव्ह सेशन नाही आहे. तुम्हाला जे आपल्या जिनोमिओच्या साईटवरती मी 3 टॉपिक्स दिले आहेत आज. गुगल स्लाईड, गुगल फॉर्म आणि क्विज क्रिएशन युजिंग गुगल फॉर्म. तर आता आपलं लंचच्या नंतर सेशन्स नाही आहेत आज बिकॉज आय हॅव टू गो टू द डॉक्टर. आय मेट विथ ॲन ॲक्सिडेंट लास्ट वीक. तर त्या संदर्भात मला डॉक्टरकडे जायचं आहे. त्यामुळे मी सरांचं सेशन प्रिपॉन केलं होतं 11 ते 12:30 मध्ये. तर आता आपलं याच्यानंतरचं लाईव्ह सेशन नाही आहे. जे तुम्हाला रेकॉर्डेड व्हिडिओज दिले आहे आणि त्याच्याशी रिलेटेड 2 असाइनमेंट्स आहेत आज. तर तेवढा पार्ट तुम्हाला कंप्लीट करायचा आहे. ओके, ओके मॅम. ठीक. काय ओके. येस विचारायचं? मॅम. हो मॅडम मला विचारायचं हां, बोला मॅडम. मॅडम काल जे गुगल डॉक्सचं जे